एक एक्टर को कब लगता है कि मैं एक्टर बन गया? फीडबैक मिलता है। देखो, आपको काम करके आपको पता चल जाता है। जरूरी नहीं है कि फिल्म ना चले तो आपके काम को मतलब सराहा नहीं जाएगा, इंडस्ट्री देखती है। और मेरे साथ में दुलकर सलमान साउथ की नहीं आती, तो वो पूछते थे हिंदी में, मतलब कुछ ऐसा समथिंग गाली वाली दे ना, तो गाली भी देनी थी उन्होंने। और पैंट सर धैंग। दिल्ली में तो यार मैं बोलता रहा हूँ, दिल्ली में तो ये मिस्टेक करते हैं यार कि मतलब हम खाएंगे तुझे रुलाएंगे। सेलिब्रिटी से इंटरेक्शन या दोस्ती कितनी हो पाती है? यार डिपेंड करता है सेलिब्रिटी पे और आपके नेचर पे, है ना। एजिटेशन तो रहती है, पहली बार काम कर रहे हो तो यार ये तो बहुत बड़े एक्टर हैं, सीनियर बहुत, तो एक दो शब्द बोल दो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूरी बनाए रखो भाई। पानी हम अब कहीं भी डाल दो, हम हो जाएंगे मैच। एक्टर है, वर्सेटाइल होना ज़रूरी है सबके लिए, है ना। एक ठप्पा की कॉमेडी ही करते हैं तो कॉमेडी ही करते हैं, इसका मतलब नहीं है दूसरा काम भी करते हैं, हर कैरेक्टर भी करते हैं। आज मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा, मतलब एक्टिंग तो मेरे को वैसे भी नहीं आती, बट मैं आज थोड़ा और घबरा रहा हूँ कैमरा के आगे एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि आज जिनका मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो एक धुरंधर आर्टिस्ट हैं। वेलकम टू माई पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स। कैसे हो सर आप? मैं एकदम बढ़िया, जैसे था यार शुरू से। मस्त फिट कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ यार। कॉमेडी तो यार ये कॉमेडी करते करते मतलब लाइव कॉमेडी हो गई यार। अभी मैंने कोशिश की है अपने आप को चेंज करने की यार। अब करेक्टर ही कॉमेडी देते हैं सामने से, क्या करें। एक बार आजमाए तो पर्सनैलिटी पे मैटर करता है। अरे नहीं, पर्सनैलिटी यार। अब गनसन गुलाब में देख लो, ऐसी कुछ कॉमेडी नहीं की। करेक्ट। और भी कुछ अब प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो किए भी हैं, कुछ ऐसे टीवी सीरीज किए हैं मैंने जिसमें कि कॉमेडी नहीं की थी नहीं स्क्रिप्ट में, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे काम दिया, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया, तो कुछ हट के वो भी देखना चाहते हैं। तो आर्टिस्ट वर्सेटैलिटी जरूरी है। अब कॉमेडी कैरेक्टर मुझे दें तो सही, मुझे बना दें, ठाकुर साहब बना दें, क्या हुआ, ठाकुर की हाइट से क्या लेना देना। हम तो मतलब वो है क्या कहते हैं, पानी हम अब कहीं भी डाल दो, हम हो जाएंगे मैच। एक्टर है, वर्सेटाइल होना ज़रूरी है सबके लिए, है ना। एक ठप्पा की कॉमेडी ही करते हैं तो कॉमेडी ही करते हैं, इसका मतलब नहीं है दूसरा काम भी करते हैं, हर कैरेक्टर भी करते हैं। करेक्ट। ऐसे उसके लिए क्या सामने से आए तो सही ऑफर। करेक्ट। जैसे मैं अभी जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई है IC814, हाँ, तो उसमें उन्होंने जो कपिल शर्मा राजीव ठाकुर आता था, हाँ, कॉमेडी आर्टिस्ट को उन्होंने विलन का कैरेक्टर दिया है। देखो आप, है ना। तो ये डायरेक्टर के दिमाग में क्या है, Correct. उसके पास एक्टर नहीं है कि यार ऐसे दिखने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं। उसने कुछ तो देखा होगा कि कॉमेडी करता है तो दूसरा भी कर सकता है यार, एक बार आजमाओ तो सही। जैसे मैं जब राजीव ठाकुर को देखता था तो मुझे लगता था यार उसकी दाढ़ी वाड़ी ना वो पंजाबी खत वाली लगता है, पूरी लगता है, तो ये अच्छा मतलब मैंने मतलब देखने के बाद लगा कि यार ये बिल्कुल सही फिट बैठा है बिल्कुल इस रोल में। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि डायरेक्टर तक आपको अप्रोच करना, पहुंचाना, कि डायरेक्टर को तो पता है उसने जो देखा है शुरू से, कॉमेडी प्रोजेक्ट दिखे हैं तो उसका यार आर्टिस्ट तो कॉमेडी करता है। लेकिन आजकल जो बीच में जो एक जरिया बन गया कास्टिंग डायरेक्टर्स, उस पर बहुत चीज डिपेंड करती है। करेक्ट। वो किसी ऐसे कैरेक्टर के लिए हमें टेस्ट करके या हमारा लुक या आगे अप्रोच करेगा कि नहीं एक बार ये कैरेक्टर आप देखो सर, इसमें इन्होंने ये टेस्ट भेजा, देखो आप, करेक्ट, ये देखो तो सही। डायरेक्टर तक वो पहुंचता है, अरे यार ये तो ये भी कर सकता है। हाँ। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। नहीं तो कास्टिंग डायरेक्टर भी अपने दिमाग में करे रख लेंगे तो यार ये तो कॉमेडी करते हैं यार, डायरेक्टर पहले बोल देगा। ये तुम क्यों सोच रहे हो यार, तुम एक बार पढ़ाओ ना, तुम्हारा काम है, टेस्ट लो, आप भेजो, अगर लुक जा रहा है तो। करेक्ट। तो वो सब चीजें, तो बेसिकली जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात कि एक एक्टर को ना मतलब अगर मान लो उसने 4 कैरेक्टर एक सिमिलर जोन के कर लिए तो वो ना बंद जाता है, मतलब वो लो मतलब शायद ऑडियंस के दिमाग में भी, एक्टर के दिमाग में, डायरेक्टर के दिमाग में भी, कास्टिंग वाले नहीं यार वो ना इस कैटेगरी में तो यही फॉल करेगा बस। बट आप देखो ना और भी तो कैटेगरी, वो एक्टर है, वो कहीं भी फॉल करेगा, एक्टर है बिल्कुल, तभी वो एक्टर है क्योंकि राइट। तो यही चीज समझाने के लिए एक कॉमेडी एक एक्टर जो जिसको कॉमेडी कह रहे हैं, कॉमेडी एक्टर को बाहर निकलने के लिए, ठीक है ना, जैसे कहते हैं टाइप्ड हो चुका है ये तो, अरे कॉमेडी यार उसे बुला लो, ऐसा इसी को चेंज करने के लिए भी एक्टर बेचारा स्ट्रगल करता है, चाहे वो कॉमेडी में उसको प्रसिद्धि मिल चुकी है, अच्छा है तो कह रहा है यार बस यार हो गया ना। अभी एक हवलदार बनाते हो तो दूसरे डायरेक्टर को लगता है कि यार ये हवलदार ही रहेगा, हवलदार। नौकर बनाया तो धराधर, मेरे साथ तो हुआ वो, यार नौकर का कैरेक्टर करना उसे बुला लो, नौकर सब नौकर। अभी मैंने वकील किया तो वकील, ऑटो वाला कर लिया तो अप्रोच करेंगे, अरे यार ऑटो वाला तो उसे बुला लो। मतलब हर कैरेक्टर में मर्ज कर जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वही करते रहेंगे। बट मेरे को पहले थोड़ा ये तो बहुत डिस्कशन हम करेंगे, पहले मुझे आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर, बतौर एक्टर कैसे स्टार्ट हुई, या पहला प्रोजेक्ट आपने क्या किया था? भाई मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज एन चाइल्ड एक्टर।
तो 7 साल का था मैं, तब तो खैर डिपेंडेंट थे भाई, पेरेंट्स लेके जाएंगे तो हम कर पाएंगे छोटी मोटी वर्कशॉप में, ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद, स्कूलिंग के दौरान ही मतलब 10th स्टैंडर्ड से पहले ही मैंने मंडी हाउस किसी ने बताया वहाँ पे होता है, ठीक है, बच्चों के प्ले होते हैं, सब होते हैं, तो वहाँ जाके मालूम किया, तो फिर इतनी नॉलेज नहीं थी कि एनएसडी है भाई। फिर पता चलता था कि यार इसके लिए तो ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, अभी तुम यार टीनेजर भी नहीं हो, है ना। तो फिर वहाँ पे जो है एनएसडी के जो डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, उनका एक बाहर भी ग्रुप चलता था, है ना, वहीं से एफिलिएटेड कुछ एमेच्योर ग्रुप्स भी थे, नामी ग्रुप थे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप, एक्ट 1 था और बड़े सारे ग्रुप थे। तो वहाँ घुसना तो दूर की बात थी, वो रिहर्सल्स देखने का मौका मिल जाए बस इसलिए एनएसडी जाते थे। वहाँ बैठते थे, सबसे छोटे होते थे तो कभी किसी ग्रुप से आवाज़ आती थी, छोटू इधर आओ, ना जी सर। अब हमें लगता था भगा देगा वो, इन्हें भगाया नहीं, जब चाय बोल के, मतलब रिहर्सल देखने के लिए एक बाहर कोई नहीं आ सकता था एनएसडी में, ऐसा नहीं कि आके बैठ जाओ उनके ग्रुप में, एक प्राइवेसी होती है। तो मैंने शुरुआत वहीं से की, देखते देखते फिर एक शो था इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे, जो सौरभ शुक्ला सर कर रहे थे साक्षी ग्रुप में, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो फिर ऐसे ऐसे करके किसी ने अप्रोच किया, तू करेगा, एक कैरेक्टर छोटा सा है, मैंने कहा जी कर लूँगा। तो वो एक शो किया था, वन ऑफ द, मतलब मेरा स्टार्टिंग में कह सकते हो। उससे पहले एक विक्की सोनी बाबा हुआ करते थे, तो उनका पोलैंड एम्बेसी में कुछ शो था, तो मैं तो वहीं एनएसडी में घूमता रहता था, तो उनको पता है ये लड़का घूमता रहता है। तो बेटा क्या कर रहे हो, तुझे टोस्ट खिलाऊंगा, मैंने देखा तुझे टोस्ट बड़ा खाता, तुझे अच्छा लगता है, ठीक है, पर एक काम करना पड़ेगा। मैंने ठीक है, मेरे साथ रिहर्सल पे चल। तो रिहर्सल जाते थे, वो एम्बेसी में होती थी, एम्बेसी भी बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, करेक्ट, कहा नहीं थी। तो पोलैंड एम्बेसी में जाके रिहर्सल होती थी, उनकी गाड़ी आती थी बाकायदा। तो मतलब शुरुआत के बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि बहुत पहले की हैं, बच्चे थे। तो असल मायनों में कहोगे तो दूरदर्शन था हमारे पास, ये तो OTTs वगैरह तो अब आए हैं, है ना। और दूरदर्शन में क्या थी कैटेगरीज, शॉर्ट फिल्म्स, सीरियल्स या गवर्नमेंट एड्स, बस वही इन्फॉर्मेटिव वाले तो जो होते थे। कितनों को मिलेगी। हाँ, दूरदर्शन तो सबका था ना, पूरे इंडिया का, मुंबई का भी था, मुंबई से भी बनते थे सीरियल्स भी बनते थे, दिल्ली में क्या सीरियल्स बनते थे, कुछ नहीं। उस काम के लिए भी स्ट्रगल चलता था भाई, जारी रहता था। तो बस छोटा छोटा काम मिलता रहा, तो चढ़ती रही गाड़ी, चलती रही। लेकिन असल मायने में जो ब्रेक मुझे मिला था वो विक्की डॉनर से मिला था, क्योंकि मुंबई की फिल्म दिल्ली आए और हम दिल्ली गए, मुंबई जा नहीं सकते कभी, ऐसा था उस वक्त, तो कहाँ जाएंगे हम। करेक्ट। तो बस डायरेक्ट कास्टिंग जिसे कह सकते हैं, डायरेक्ट हमें उस टाइम कास्टिंग डायरेक्टर्स हमें पता नहीं था, भाई टीम आई हुई है वहाँ पे यार, वो फिल्म बना रही है, एक ऐसे से है और करेंगे। मैंने फिल्म तो फिल्म है यार, ठीक है भाई कर लेंगे। उसने छोटा कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर किया, बस फिल्म का सेटअप ही बहुत बढ़िया चीज़ होनी चाहिए कि हम उसमें वहाँ तक पहुँच जाएं। बस वो किया और क्लिक हुआ, डायरेक्टर को पसंद आया, सब चीज़ हुआ, जैसा उन्होंने दिया वैसा किया। उसमें मेरे से कुछ इम्प्रोवाइज भी निकल गया था। अच्छा। और सामने तो धुरंधर बैठे थे हमारे अनु जी, तो उनके आगे तो हमारी क्या बिसात थी उस वक्त अनु जी। तो भाई साहब चल लाइन्स ले, हुआ ये कि मेरा क्लोजअप, पहले उनका क्लोजअप लिया गया। हाँ, पहले सेलिब्रिटी करते हैं, पहले उनका क्लोजअप लिया गया मेरे थ्रू, पहले मैंने मास्टर हो गया था तो उनका क्लोजअप लिया गया। उसके बाद सुजीत दा ने कहा सर आप चाहिए अब इनका लेंगे, कह रहा नहीं इस बच्चे को तो मैं लाइन दूंगा पूरी। अच्छा। बड़ा मजा आ रहा है, कुछ भी बोल सकता है यार, मुझे पता है क्या बात है, ये कुछ भी बोल सकता है और जो भी बोल रहा है बड़ा अच्छा बोल रहा है। तो उन्होंने बकायदा मेरी लाइंस पूरी ली और बाद में मुझसे उन्होंने ऐसा पूछा, बेटे एनएसडी से है? मैंने कहा नहीं सर, आसपास से हूं, एनएसडी लॉन से हूँ। सबको देखते देखते लॉन में ही सीखा हूँ। और बस बहुत सारी ऐसी जर्नी। मेरे को मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी थी, मतलब बड़ा अच्छा लगा था कि बुलाया, वो अपने काम से बुलाते हैं ना कि आपको इसकी रिसर्च कर कर आप, क्या नाम है आयुष्मान खुराना की, और आप आते ही ये पहले बिल पकड़ो, ये मेरा बिल, ये मेरा इसका बिल, फिर ट्रैवल करके और कर बिल नो छड़, पहले मेरे को गल दस। बड़ा अच्छा लगा था मेरे को कि यार मतलब बड़ा नेचुरल सा लगा। फिर ना मतलब मेरे को इसलिए भी थोड़ा रिलेट में कर पा रहा था, यार इस एक्टर को मैंने देखा हुआ है। तो ना अब जब आप जिसको आपने देखा हुआ है, जिससे आप मिले हुए हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये टीवी पे आप इससे मिले हुए। मतलब मैं सच बताऊं, जब मैं तो मतलब मेरा कॉलेज खत्म किया था 2010 में, 11-12 मैंने भरत चोपड़ा सर कोशिश करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वहाँ सब मिलते थे, सुमन सर मिलते थे, आप मिले, या वो अपना मंडी हाउस की उस लेन में बहुत सारे सिद्धार्थ भारद्वाज पंडी भाई मिलते थे, नरेश हुसैन जी मिलते थे, सब लोग मिलते थे। इनको फिर मैंने ना ओए लक्की में देखा, तो यार ये तो सारे के सारे असल मायने में ओए लक्की फिल्म ने भी दिल्ली के एक्टर्स को बहुत 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 अच्छा, क्योंकि वो दिल्ली बेस्ड फिल्म थी। उसमें भी मैंने ऑडिशन किया था, मिला नहीं यार, खैर होता है पार्ट ऑफ दिस। तो
मतलब उस टाइम की जो दिल्ली बेस्ड मूवी है, सॉरी, ओलक्की, खोसला घोसला, ये जो मूवीज हैं इसमें सब लोग दिल्ली के एक्टर दिखते हैं। उसमें पहला शॉट ही स्टार नितिन बशीन सर से होता है उसमें खोसला घोसला में। तो वो लोग, और अब वो लोग देखता हूँ कि बड़ी बड़ी फिल्म में भी काम कर रहे हैं, या आप लोग भी बड़ी बड़ी फिल्म में काम कर रहे हो, जैसे आपने आपके जैसे गन्सन गुलाब में आप बता रहे हो। हाँ, गन्सन गुलाब तो अभी रिसेंटली आई है, और वो तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। राजन डीके वो, और उसमें भी मैं ऑलमोस्ट सभी एपिसोड्स में हूँ, और मेरे साथ में दुलकर सलमान, जो जिनके पैरेलल मैंने किया साथ में उनका समझिए असिस्टेंट बन के, है ना, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती रियल में। अच्छा, रियल में उनको हिंदी कम आती, मतलब कम, साउथ के एक्टर हैं, और मुझे हिंदी ही आती है, साउथ की नहीं आती। तो वो पूछते थे हिंदी में, मतलब कुछ ऐसा समथिंग गाली वाली थे ना, तो गाली भी देनी थी उन्होंने, और थे, मैं कहा सर ढैंग, तो मतलब ऐसा ऐसा रहा। ओके, साउंड गुड, अच्छा। और राजन डीके सर के साथ भी ऐसा था, कई कुछ डायलॉग्स में, वो भी उनको भी हिंदी से थोड़ा सा है, लेकिन प्रोजेक्ट बड़े करते हैं, आप सुन रहे, माफ करें। तो उनको भी ऐसा था, पहले क्या बोला, जैसे कि मैंने कोई लाइन बोली, सर वो क्या कर रहा था, सर वो कर क्या रहा था, इट साउंड्स गुड, फर्स्ट वन साउंड्स गुड, साउंड साइड में लग रहा था कि ये बोलने में अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ सीखने में बहुत मिला। लेकिन जितना मैंने किया, जितना भी उसमें था, वो सारा का सारा आया। नहीं तो हमें तो इनसिक्योरिटी फील होता ना, यार पता नहीं एडिक्ट हो जाएगा यार, इनके साथ है, इनको दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। को एक्टर्स भी अच्छे, डायरेक्टर्स भी अच्छे, पूरी टीम अच्छी। वो गन्सन गुलाब का ये एक्सपीरियंस था, तो वो वन ऑफ द चेंजिंग मोमेंट था मेरे लाइफ का, है ना। उससे पहले अरण्यक था, वो भी था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, उसमें थोड़ा कॉमेडी टाइप था। लेकिन इसमें ऐसा गन्सन गुलाब में कुछ भी कॉमेडी वगैरह ऐसा नहीं था। जैसा कैरेक्टर था, लिखा हुआ था, वो अच्छा था। सिचुएशनल कुछ एक आध जगह पे आया होगा क्योंकि सिचुएशनल था, अदरवाइज सब मतलब स्क्रिप्टेड था, और अच्छा था, बहुत अच्छा था। और इम्प्रोवाइज भी हुआ, मतलब एट द मतलब उस हमारी क्या विश्वास हमने नहीं किया, हमने जो किया वो डायरेक्टर ने एक्सेप्ट किया, इट्स ओके। नहीं किया तो उसने कहा नहीं दिस इज नॉट गुड, लेकिन मौका उन्होंने भी दिया कि कर सकता है, दैट इज इट। ये गन्सन गुलाब का था। तो एक फ्रीडम मिलती है जो एक्टर की तरफ, बहुत बहुत बहुत, नहीं तो अंदर से रहता ना कि यार ये इनका क्या, हम बोलेंगे कि डांट ना दें, डांट। खैर है कि गन्सन गुलाब तक तो इतनी अपनी हो गई है भगवान की दया से, उससे पहली बार ने की है, तो काफ़ी फिल्म्स की हैं, तो डायरेक्टर सुनते हैं, और बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं, राज एंड डी के दोनों, और पूरी टीम ही अच्छी थी, और एक्टर्स अच्छे थे सब, मतलब हंसी खेल में हो गया काम। सर जैसे विक्की डोनर में आपने काम किया, बट उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स आपके पास आए वो किस तरीके के आए? मतलब उस वक्त ऐसा होता था कि आपके साथ कि चल यार अभी इस बड़ी फिल्म में काम कर लिया, मतलब उस फिल्म के बाद में दूँ कि बड़ी फिल्म में काम कर लिया, अब तो यार मैं एक्टर बन गया हूँ, वो फील हुआ था क्या? नहीं, फील तो पहले ही था, मैं एक्टर हूँ। वो तो पहले ही पता था एक्टर हूँ। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स आते थे थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए, कि दिल्ली में आते थे तो अप्रोच लेके आते थे, यार उसको बुलाना है इस कैरेक्टर के लिए, होना ना होना, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए गए कि होना ना होना बात की, मुझे टेस्ट किया उन्होंने, बुलाया, टेस्ट किया, तो ये उस विक्की डोनर के कैरेक्टर की वजह से था। और उसके बाद मुझे कुछ फिल्म्स में और मिला, है ना, जैसे जॉली एलएलबी वन वाली में एक सीन था, वो बड़ा अच्छा सीन था वो, तो वो मिला ऐसे ही, क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स आते थे वो जानते थे, वो मुंबई से ही फ़ोन करके आते थे कि यार एक कैरेक्टर है, ये हम ऑडिशन कर रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, तो यार तुम्हारा टेस्ट करना है। मैंने कहा सर आ जाऊँगा, दैट इज़ इट। तो बस ऐसे ऐसे ही मिलता रहा, दिल्ली में रह के, तो फिर OTT का ज़माना आ गया, फिर तो खैर मतलब ऐसा चेंज। हाँ, टीवी सीरीज़ ने मुझे बहुत, टीवी कमर्शियल्स ने मुझे बहुत अच्छा पहचान दी, अच्छा काम दिया। टीवी कमर्शियल्स में भी मुझे मिलता रहा, कॉमेडी टाइमिंग की वजह से या कुछ एक्सप्रेशंस की वजह से, ऐसा लोग कहते हैं कि अच्छा आता है, तो मिलता रहा। लेकिन फेस तो अपना रूरल है ना, हम रिच लोग तो जाते नहीं हैं। तो चपरासी बनते थे, चाय वाले बनते थे, लेकिन ऐड में तो ऐड है, टीवी कमर्शियल तो टीवी कमर्शियल है। उस टाइम तो ये डिजिटल भी नहीं था ना, सिर्फ टीवी में आती थी या सिनेमा में आती थी, दो जगह आती थी ना। करेक्ट। तो बहुत लोग देखते थे, तो वहीं देखते थे। अब भी तो स्प्रेड हो गया ना, बस मोबाइल पे भी है, कुछ आप अपना पर्सनल कुछ ऐप देख रहे हो तो फ्लैश में भी ऐड आ जाती है, पहले यूट्यूब में आ जाती है, तो उसका बेनिफिट भी अब काफ़ी हो गया है। आपकी रीच जो है ना, ये पहुंच चुकी है डिजिटल की वजह से। डिजिटल कमर्शियल अभी तो कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है ना, ऑल मीडियम्स। पहले ऑल मीडियम्स क्या होता था हमें मालूम कहाँ से था, करेक्ट है ना। पहले तो सिर्फ ये था शूट करना है, सर आएगी कहाँ, पिक्चर हॉल में आएगी या फिर टीवी में आएगी, तो ही ऑप्शन थे। एक एक्टर
को कब लगता है कि मैं एक्टर बन गया हूँ? मतलब ये कौन डिसाइड करता है? एक्टर खुद डिसाइड करता है या उसको लोग डिसाइड करते हैं, उसके आसपास वाले, या वो उसको फीडबैक मिलने के बाद डिसाइड कर पाता है? फीडबैक मिलता है। देखो आपको काम करके आपको पता चल जाता है सेटिस्फेक्शन कि आपने अच्छा कर दिया, ठीक है ना। फिल्म चलेगी ना चलेगी ये उस पर डिपेंड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिल्म ना चले तो आपके काम को मतलब सराहा नहीं जाएगा। इंडस्ट्री देखती है, सब लोग देखते हैं, कास्टिंग वाले देखते हैं यार वो फिल्म तो ठीक थी, उसमें वो एक्टर कौन था, वो एक्टर कौन था, उससे तो फायदा मिलता ही है। लेकिन बात रही कि सेटिस्फेक्शन की, एक्टर कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, उसकी भूख बढ़ती है। चाहे बड़े बड़े स्टार्स में यार चैलेंजिंग कैरेक्टर करना है, नहीं यार ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं, उनके पास ऑप्शंस है, अपने पास ऑप्शंस नहीं है, अपने पास जो मिल रहा है वो सोच समझ के करना है। तो अभी मैं कुछ छोड़ता हूँ काम जो नहीं पसंद, छोड़ता हूँ अभी, क्योंकि अब मतलब थोड़ा सा चॉइस तो बनती है बॉस, है ना, कि नहीं यार ये बहुत सारे टाइप कैरेक्टर ऐसे ही मिलते रहेंगे, ये नहीं ये करना है, फिर तो ऐसे ही। और जो पता लगता है जब आप कहीं खड़े हो, जो एक एक्टर जिसके लिए जीता है यार, शोहरत के लिए, नाम के लिए, अभी उतना नहीं हुआ कि भीड़ लग गई और ये वो बाउंसर वाउंसर वैसा भी टाइम आएगा लेकिन अभी भी जब जाते हैं तो फैमिलीज वाले कुछ जो मिलते हैं, सराब वही है, सराब वही है, वही कमाई है बस। करेक्ट, थोड़ी उसी से फ्यूल मिलता रहता है ना, तो बस चलते रहते हैं। तो वो सेटिस्फेक्शन देता बहुत बढ़िया। दिल्ली में रह के हमने ये कमाया अभी तक। बट सर मुझे एक बात बताओ, क्या हर एक एक्टर को मुंबई शिफ्ट होना जरूरी है, मस्ट है क्या उसके लिए भाई ग्रोथ करना है तो? हाँ, मैं अब नहीं मानता, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, अगर उनको चाहिए तो आपको बुला लेंगे। करेक्ट, आप उनको चाहिए तो बुला लेंगे, आपको ये तय अगर आपने किया तो वो कहीं से भी, जैसे कहते हैं ना पैन इंडिया, एक नए वर्ड पैन इंडिया रिक्वायर्ड, तो पैन इंडिया मतलब पूरा इंडिया, पूरा भारत। तो अब जो है जाना जरूरी नहीं है, अब आपको काम करना जरूरी है। आप थिएटर करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस जारी रहे, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आजकल तो डिजिटलाइज हो गया, मतलब ऑडिशन के लिए अब स्टूडियो कहाँ बचे हैं, कोविड के बाद तो बहुत चेंज हो गया। कास्टिंग डायरेक्टर भी अपने घर बैठ के कास्टिंग कर रहे हैं, इंटर्न्स जो घर उनको प्रोजेक्ट वाइज दे दिया जाता है वो घर से कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आपको वो स्क्रिप्ट भेजते हैं, सारे टेस्ट सेल्फ टेस्ट करके भेज दीजिए, है ना। ये सेल्फ टेस्ट कहाँ, सेल्फ टेस्ट कमरे में करना है, वो मुंबई में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, कहाँ से? करेक्ट, है ना। हाँ, उसमें ये ऑप्शन भी आता है कि आप दिल्ली से या मुंबई से हो। इसमें ये ऑप्शन आता है साफ, वो बोलते हैं कि सर लोकेशन आप बता देना अपनी इंट्रो में कि यहाँ हो। उनको चाहिए होगा तो दिल्ली से बुलाएंगे, या वो कहेंगे सर हमें एक्चुअली दिल्ली से नहीं है, हमारा बजट प्रॉब्लम है, तो हम ना होटल दे सकते हैं ना स्टे दे सकते हैं। तो अपना टचवुड ऐसा है कि दिल्ली मुंबई दोनों जगह स्टे है, और अब ऐसा खैर सिचुएशन नहीं आती, बुला लेते हैं। हाँ, बट सर एक बात बताइए, जैसे ये तो एक लेवल के बाद होता है कि एक्टर को जहाँ पर ये हो बुला लेगा। बेशक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, अगर आप दिल्ली और मेट्रो सिटी में नहीं हो, आप अगर यूपी में रह रहे हो, आप दिल्ली में भी आकर रहते हो, पर मेन घर यूपी में आपका या कानपुर या कहीं भी है, तो मगर वो तो आपको बुला लेंगे। बट अगर जो नया एक्टर है उसको लोग बुलाते हैं, या नया एक्टर को कितना लोग तजव्वो देते होते हैं उनको? अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स या कास्टिंग में लिखते हैं आई नीड दिल्ली बेस्ड एक्टर, आई नीड यूपी बेस्ड। अगर वो यूपी बेस्ड है, यूपी बेस्ड है, चाहे वो मुंबई में भी है, तो भी ये लिखते हैं सर आई एम यूपी बेस्ड, ओके, लिखता ना आई एम यूपी बेस्ड एक्टर। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन आता है कि यूपी बेस्ड का मतलब कि उनकी अगर स्टोरी वहाँ के बेस की है तो इसकी बोली, बोलचाल, रहन सहन, मतलब पर्सनैलिटी वैसा दिखेगा ये वहाँ का है। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ रह रहा है कि नहीं रह रहा, डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो वो टेस्ट भेज सकते हैं, वो टेस्ट भेज सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे अपने पेजेस पे भी लोग डाल देते हैं कास्टिंग वाले कि आई नीड कैरेक्टर्स, ठीक है। और कुछ लोग तो ये भी लिख देते हैं, मतलब फ्रेशर्स भी चाहिए, कोई बात नहीं, हमें लेकिन कैरेक्टर ऐसा चाहिए दिखने वाला, उसकी बोली ऐसी हो, लैंग्वेज प्रेफरेंस देते हैं। तो अभी आसान हो गया कि आप ऑडिशन करके भेज सकते हो। हाँ, लेकिन आपको सीखना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्टर मैं यूपी बेस हूँ, मैंने एक थिएटर एक प्ले कर दिया जी अपने किसी के साथ, एक उसको टेक्निकली आना चाहिए, स्टेज किया उसने, मतलब जरूरी नहीं कि सबने थिएटर किया हो, कुछ तो नॉलेज लियो, कुछ काम किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, है ना। तो वो एक्सपीरियंस भी जरूरी है, वो तो देखते हैं, क्योंकि वहाँ इतने बड़े सेट पे किसी पे टाइम नहीं होता कि आपको वो वर्कशॉप दें। यार वो सीधा कहेंगे यार मेरा तो इतना सेटअप लगा, इतना लाखों का सेटअप है यार, ये कहाँ से लाया यार, कि ऑडिशन में तो एक लाइन सही बोल दी उसने, उसके आगे का क्या, उसके पीछे का क्या, क्या किया क्या नहीं किया। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हैं, एक्टर को हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखनी, बताना चाहिए कि सर मैंने काम नहीं किया, मैंने इतना काम किया है और मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं टेस्ट दे सकता हूँ। और वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को पता होता है। सर मैं इसमें इसी बात में अगर ऐड करूं कि एक बड़े एक्टर के साथ परफॉर्म करना, जैसे आपने अनु कपूर के साथ किया और भी आपने सेलिब्रिटी के साथ परफॉर्म किया, पर उस वक्त परफॉर्म करना, क्योंकि वहाँ पे तो एक्टर्स का, अगर देखो एड्स में तो आपको पता है बड़ा सेलिब्रिटी 8 घंटे के लिए आएगा, बस बस बस, ठीक है ना।
आपको 8 घंटे या 12 घंटे वाली वैल्यू नहीं मिलेगी अभी जब हम फीचर कास्ट में या एक छोटा करेक्टर कर रहे होते हैं, इवन सेलिब्रिटी के साथ अगर कर रहे हैं तो। बट उस टाइम पे अगर कुछ झिझक हो रही है या कुछ आपका ऐसा एक्सपीरियंस कि वहाँ आप कभी अटके हो या आपके सामने कोई सेलिब्रिटी अटका है या कुछ सिचुएशन ऐसी कभी बनी है? देखिए, अटकना तो स्वाभाविक है, कई बार अटकते हैं यार कि कुछ वर्ड आपके जुबान पे नहीं चढ़ रहे हैं या एटमॉस्फेयर ऐसा है। हाँ, लेकिन एजिटेशन अलग चीज हो गई, वो दिखती है कि ये घबरा रहा है। अटकना इज डिफरेंट थिंग, कि वो लाइन में अटक गया, वो ब्लॉकिंग में अटक गया, तो वैसा वाला। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ, मैंने जैसा भी किया है, अच्छा किया है, पसंद आया, सामने वाले सेलिब्रिटीज को प्रॉब्लम हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा अच्छा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर बड़ा है, अगर डायरेक्टर बड़ा है तो वो कह सकता है दिस इज माय फिल्म, और उसने कहा भी ऐसा कि ये मेरी फिल्म है, ये जो कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं सर, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो वहाँ इतना सेटिस्फेक्शन हुई क्या ये जीत हुई अंदर एक कि हाँ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। और मुझसे रीजन पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने जो लॉजिक दिया उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही करेंगे। तो 3 घंटे शूट भी रुका रहा। अच्छा। सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगा, हाँ। डायरेक्टर और सेलिब्रिटी में कुछ बात होती रही, उसके बाद भी हुआ वही जो मैंने किया, और उस एक्टर को करना पड़ा। तो ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं, लेकिन ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं, बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं यार। हम लोग अगर उनके एक प्रोजेक्ट में, एक फिल्म में काम कर रहे हैं, हमारा मान लो उनसे तो ऑब्वियसली हमारा 2 सीन होंगे, 4 सीन होंगे, 5 सीन होंगे, फिल्म में बहुत होते हैं, है ना। लेकिन हीरो वो है, वो चीज़ भूल जाते हैं। करेक्ट। हीरो वो हैं या विलन वो हैं या सेलिब्रिटी, इस टाइम उसको सारा फोकस आपके पास है, पब्लिक आपको जानती है ना। लेकिन अगर सामने वाला अगर थोड़ा सा अच्छा कर जाएगा तो क्या यार, एक सीन है तो अच्छा जाएगा उसका। करेक्ट। लेकिन वहां भी इनसिक्योरिटी फील है यार। हम अगर नौकर के कैरेक्टर में हैं या किसी छोटे कैरेक्टर में हैं या वकील के कैरेक्टर में हैं, हम अपना बोल के चले जाएंगे, हम अपने ढंग से बोल के जा रहे हैं, डायरेक्टर को भी एक्सेप्ट है, उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं है कि ये सीन में ये क्यों अच्छा लगे यार। पूरी फिल्म आपकी है यार, सिनेरियो आपका, आपने बहुत फिल्म्स की हैं, एक एक्टर अच्छा करा तो प्रोजेक्ट अच्छा बन रहा ना। जैसे मैं नन्नू कपूर जी का बताया, नहीं इसको मैं दूंगा, वो पहला एक्सपीरियंस ही टचवुड भगवान ने अच्छा दिया था, तभी वो याद है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। तो और भी ऐसे मैंने राधे की, राधे तो पता ही आपको, राधे की, और भी की मैंने, जर्सी की, बहुत सारी फिल्में की। तो ऐसा भी हुआ है, लेकिन आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमें टचवुड की डायरेक्टर ने डांट के निकाला हो या तुम गलत कर रहे हो। बोला जरूर है कि ऐसा नहीं, ऐसे कर दो, तो एक्सेप्ट वेरिएशन के लिए, वो तो वेरिएशन के लिए, और वो अच्छा भी है। तो अब तो हम भी कभी कह देते हैं हिम्मत बांध के कि सर ये वाला सीन ऐसा है तो ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं। डायरेक्टर बोलता नहीं तो नहीं, तो हम रिक्वेस्ट कर देते हैं सर आपका वाला टेक हमने दे दिया, अगर टाइम है तो ये वाला भी लेके रख लीजिए प्लीज, चलो यार एक ले लेते हैं इसका वेरिएशन भी। और इत्तेफाक से जब प्रोजेक्ट देखते हैं तो हमारे वाला वेरिएशन लगा होता है कभी कभी। आपने सर वो वाला फेस किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, उसके बाद भी कभी कभी लोग तो कहते हैं यार एक बार ऑडिशन देने आ जाओ, तो वो अब क्योंकि कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ आप खुद का भी एक होता है, मतलब मैं कहूँगा एक एक्टर ईगो तो होती है ना। नहीं तो उसमें क्या होता है कि यार अब मैं लाइन में लगूंगा क्या, मेरा इतना प्रोफाइल बन चुका है, उसके बाद तो मेरे से ऑडिशन मांग रहे हो क्या। तो वो चीज़ आपने वो यार अभी भी चलता है, मानोगे अभी भी चलता है, सच बोलूँगा, ट्रुथ है ये चलता है अभी भी, ठीक है ना। कि हाँ लाइन में लगने वाला नहीं, क्या पूछ के अदब से कि सर एक करेक्टर आप इंटरेस्टेड हो तो ये डेट्स हैं पहले से, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल, अगर इंटरेस्टेड है, डेट्स अगर है तो सर एक छोटा, ऐसे बोलते हैं, छोटा सा टेस्ट करके भेज दीजिए। आप डायरेक्टर को पसंद है, लेकिन वो किस लिए कि जो राइटर ने लिखा है, जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में मैं मर्ज होता हूँ नहीं। वो सिर्फ 4 लाइनर 1 लाइनर डायरेक्टर को दिखाना जरूरी है कि हाँ ये बोल इस बोली में लग रहा है। मान लो अब मैं राजस्थान का कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, कॉप का या यूपी का या हरियाणा का, मैं उसमें लगूंगा या नहीं लगूंगा, बोलने के बाद कैसा दिखूंगा, छोटे सिनेरियो के, लेकिन होता है। और कुछ लोगों के ऐसे अनजान लोग भी आते हैं, हेलो सर, मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं जानते, कोई कुछ नहीं जानते, कुछ नए नए इंटर्न्स आते हैं ना, बच्चे हैं बेचारे, क्या करें, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं मुंबई में। तो उनका ऐसा आता है, सर यू आर इंटरेस्टेड, दिस इज फ्री प्रोजेक्ट, नो पेड। ये मैंने कहा यू नो मी, यस सर, हमें नए एक्टर्स की ज़रूरत है, ऐसा भी बोलते हैं, तो क्या करें। उनकी भी गलती नहीं है, उनको आगे से सिर्फ एक फ़ोटो भेज दी गई, यार ऐसा ऐसा, इनसे फ़ोन नंबर भेज दिया गया कि इनसे करो, उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं किया, वही ना, बिना एक्सपीरियंस के काम करने।
भाई साहब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आपको अभ्यास जारी रखना है, सीखना है। एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिकली नहीं कर रहे आप तो उसको पढ़ो तो सही, कुछ पढ़ाई कर लो यार, कुछ देख लो। अब तो इसमें सब कुछ सर्च करके देख लो, मोबाइल में देख लो। तो ये कमी भी है, काफ़ी लोग हैं, है ना। तो यही है। बाकी तो भाई साहब कास्टिंग डायरेक्टर्स तो होते हैं। सर एज ए सीनियर आर्टिस्ट, अगर आपका मैं बोलूँ कि अब जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स आते हैं या जितने भी ये यूट्यूबर या इंस्टाग्राम के जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, यंग लड़के लड़कियां या कैरेक्टर्स आते हैं, उनको आप कैसे देखते हो? अगर आप वाली कैटेगरी के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ एज ए आर्टिस्ट परफॉर्मेंस वाइज। यार हम एक्टर हैं, हम सीख के आए हैं, वो गॉड गिफ्टेड आए हैं क्योंकि मोबाइल है। उन्होंने जो बनाया वो वायरल हो गया, चल गया, पैसा बहुत कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, तो वो सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं अलग ही, है ना। तो ये भाई हमारे टाइम में होता तो शायद हम भी ट्राई करते, लेकिन हमें जैसी तालीम मिली है, हम जैसे स्टेप बाय स्टेप सीख के आए हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो हम वैसे ही कर पाएंगे यार। अब हमें स्विच करके यूट्यूब पे आना मुश्किल है। करेक्ट। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि यार कुछ भी बोल दो नाप शनाप। कुछ इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो यूट्यूब के लड़के हीरो बन गए, एक्टर लड़कियां आ गई हैं, गांव में रील्स बना के डल रही हैं, है ना, वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो ये ट्रेंड तो किसी ने सोचा ही नहीं था भाई, कौन सा युग है। तो हमें कभी कभी लगता है यार हम एक्टर बन के गलती कर दी क्या हमने, यार हम मतलब स्टेप बाय स्टेप सीख के आए हैं, थिएटर करके आए हैं, हमारी मेहनत बेकार है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि वो पैसे बहुत कमाते हैं, है ना। हम भाई सीमित हैं, लेकिन हमारा तरीका ये तरीके से सीखा है तो तरीके से ही करेंगे ना। एक झोला छाप डॉक्टर और एक तालीम वाला डॉक्टर कैसे इलाज करेगा आपको पता ही है ना। अब उसे कह दोगे कि भाई कि ये कर सर्जरी तो क्या होगा, लेकिन वो अपनी जगह सही है। उनको एक रोजगार मिल गया, पैसा मिल गया, जा नहीं सकते, घर से रील बना रहे हैं, और ये यूट्यूब का या इंस्टा का बहुत बड़ी बात है कि वो वायरल हो रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है। हमें तो पता नहीं था इससे भी पैसा कैसे मिलता है, मोनेटाइजेशन है क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अपनी जगह वो सही है, काम कर रहे हैं। यंगस्टर्स को मतलब अर्निंग मिल गई है, काम कर रहे हैं। मतलब अब ये मतलब एज ए पॉजिटिव में बोलूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, हम लोगों ने अपनी जनरेशन के हिसाब से काम किया, अच्छा कर रहे हैं, वो लोग अपनी जनरेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं और करें, बस हाँ वल्गर ना हो। बट अभी जो जनरेशन है, मतलब यंग एक्टर्स की, बॉयज़ की या गर्ल्स की मैं बोलूँ, एक एक्टर बनने के लिए थिएटर वर्कशॉप ही करे या इन चीज़ों के थ्रू जल्दी एक्टर बन रहा है तो ये चीज़ फॉलो करे, उसको क्या फॉलो करना चाहिए? मतलब लोग अभी कंफ्यूज भी हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, तो फिल्म्स मिलने के लिए आपको तालीम लेनी पड़ेगी, टेक्निकल थिएटर करना पड़ेगा। थिएटर नहीं तो कोई वर्कशॉप या कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ कि एक्टिंग है क्या, कैसे स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, क्या चीज़ है, ये उनको नहीं मालूम ना। तो वो वहाँ फ्लॉप हो सकते हैं, 99% चांसेस हैं। हाँ, वो खुद के पैसे लगा के फिल्म बना सकते हैं, सर मेरे को हीरो दो और लो। कितनी फिल्में चली हैं, कोई बता दो मुझे, यूट्यूबर की 1-8% छोड़ दो, कौन सी चली हैं? मैं यूट्यूबर को बुरा नहीं मान रहा, वो उनकी रोजी रोटी है यार, उनके पास एक कला है वो भी, जो उनको गॉड गिफ्टेड मिल गई, और उन्होंने अपने आप का रहन सहन को कैश कर दिया, अपनी फैमिली को कैश कर लिया, सब चीज़, बच्चे से लेके बड़े तक, माँ बाप सब एक घर के अंदर अच्छे कंटेंट में फेमस हो चुके हैं। मेरे घर पे यार मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे, उनको कोई मतलब नहीं रहता मेरा कौन सा प्रोजेक्ट है, उनको किसी से पता लगता है तब बोलते हैं कि पापा आप उसमें भी हो। मेरी फ्रेंड बोल रही थी, मेरे फ्रेंड के फादर बोल रहे थे, खुद नहीं देखते, खुद वो देख रहे हैं ब्लॉग्स, ये उसका है, ये हमें नाम भी नहीं पता। तो भाई चेंज हो गया बहुत मामला। उसकी वजह है ना, घर में एक टीवी है, 2 टीवी है, 3 टीवी हैं, सबकी अपनी भी चॉइस है, तो मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपना अपना कंटेंट सब देखे जा रहे हैं, जिसको जिसमें कोई साइंस फिक्शन देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक अच्छे एक्टर को कितना लगा रहना जरूरी है सक्सेस के लिए या परफॉर्मेंस पाने के लिए, प्रोजेक्ट्स पाने के लिए? सारी जिंदगी लगा रहना चाहिए। आप बोल रहे हो कि लगा रहना चाहिए कि मैं नया क्या अचीव करूं, मैंने इसके अंदर एक कैरेक्टर किया, तो अब इस कैरेक्टर को मैं कैसे नया अचीव करूं, कैसे कर सकता था, तो अब अगले में यार मैं ये करूंगा, नहीं स्क्रिप्ट में नहीं है। और अपने ऊपर काम तो करना है, क्राफ्ट पे तो काम करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं। आपकी क्राफ्ट आपको पता होनी चाहिए कि यार क्राफ्ट आजकल ये दायरा है एक्टिंग का, ये अभी क्या लाउड वाला ज़माना गया, हमने लाउड किया कॉमेडी में, ये उल्टा जो चलता था, अभी वो देखना पसंद नहीं कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, यूट्यूबर भी बोल देते हैं अरे ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अभी दायरा चेंज हो गया, लोगों का सिनेरियो समझते हैं, ऑडियंस को सब समझ आती है, जितनी ऑडियंस देख रही है सब समझते हैं कि यार ये ओवर कर रहा है या ड्रामा कर रहा है, या ये बिल्कुल नेचुरल कर रहा है, या कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से कर रहा है, ये बिल्कुल वो लग रहा है, मर्ज हो रहा है।
तो ये क्राफ्ट आपको, आपकी क्राफ्ट पता होनी चाहिए, दैट इज इट। क्राफ्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है हर एक्टर्स के लिए। हर मतलब जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सबको मतलब ये भूलना नहीं चाहिए कि अब आप एक बार हिट हो गए तो अब तो मैं ऐसे ही करूँगा ना। चेंज होता रहता है, सिनेरियो चेंज होता रहता है हमारी लाइन में भी, तो वो सब चीज़ें यार। और आपको क्या लगता है कि एक एक्टर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल हो, वो कब बहुत ज़्यादा किस सिचुएशन में डिप्रेस हो जाता है या परेशान हो जाता है, ये क्या रीजंस होने चाहिए और वो उन रीजन को कैसे अवॉइड करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आप 10 साल से 5 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके साथ वाले एक्टर्स कहीं क्लिक कर गए, वो चले गए, अच्छा बन गया, आपको ये लगता है कि यार मैं बुरा हूँ, ऐसा नहीं है। आपका अपना क्राफ्ट है, आप अपने तरीके से चल रहे हो, काम मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आप पढ़ते रहोगे। अब आपको टीवी में काम नहीं मिल रहा तो हमारा है कि अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए यार प्ले कर लेते हैं हम। हमने जो प्लेज किए हैं, 8-10 लोगों का ग्रुप ज्वाइन किया, अपने आप को निकालना है वहाँ से, तो पढ़ लिया, कुछ आपस में डिस्कस कर लिया, है ना, कोई रिहर्सल चल रही है, दोस्त का प्ले फ़ोन कर लिया, हाँ भाई कोई क्या प्ले कर रहा है यार, मैं भी खाली हूँ यार, मैं वहाँ आ जा यार, वहीं आ जा। तो 1 महीने के लिए वहाँ बिजी हो गए, वहाँ से आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन तो देखो होती है, करेक्ट, है ना, हर चीज़ है, और पेट के लिए, खाने के लिए जो बेचारा आया हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। अगर उसे समझ आ गई कि यार नहीं मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो उसको डाइवर्ट होना चाहिए एक एज के हिसाब से, एज के टाइम के हिसाब से। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जो इस लाइन में रहा है वो कोई दूसरा काम ढंग से करना, अगर वो बिजनेसमैन भी बन जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर से वो आएगा जरूर, टच रहेगा, चलो यार प्ले देखने चलते हैं, प्ले देखने चलते हैं, है ना, वो कहेगा प्ले, और वाइफ बोलेगी फिल्म देखने चलते हैं, नहीं प्ले देखते हैं, उसको थिएटर से लगा, तो मतलब ये अटैच रहते हैं, है ना। तो आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा फ्रस्ट्रेशन से, तो ठीक रहोगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाती है यार, सुसाइड कर लेते हैं। एक तो पता क्या है, बच्चे क्या हैं कि बिना सीखे हुए घर से आ जाते हैं कहीं से भी कि मुंबई जाएंगे हम, और मुंबई में तो बहुत काम है यार, मुंबई में बहुत काम है। उनकी गलती ये कि वो एक बार जाके होके तो आए, 1 बार 2 बार जाके सिर्फ हो के आए, घूम के आए कि इंडस्ट्री काम चलती कैसे, कैसे काम होता है। आप डायरेक्ट एकदम से आप अपने घर से लड़के चले जाते हो कि बस 2-3 साल में, घर वाले पैसे भी भेज देते हैं जिन पे हैं समृद्ध हैं, कि 2-3 साल में तो पापा सिर्फ 2 साल का टाइम दे दो, मैं बस 2 साल बाद तो ये वो, या जा 2 साल दिए। अब वो 2 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो उसके मन में रहता है यार कि यार मैं घर किस मुंह से जाऊँ, तो गलत चीज़ों में पड़ जाता है ना। मतलब ऐसा हाल हो जाता है, नशे में पड़ गए, ये हर चीज़ सोच के। ऐसे भी देखें जो समृद्ध हैं वो तो आ जाते हैं, या कुछ ऐसे बोलते हैं हाँ भाई तू कर ले 2 साल यार, हम पैसे लगा के फिल्म बना देंगे। एक फिल्म भी तो बना सकते हो, एक्टिंग थोड़ी करवा सकते हो। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है थिएटर, और उसकी कोई एज सीमा तो है ही नहीं, कोई भी एज के हो, हमारी एक्टिंग में, एक्टर में कोई एज सीमा नहीं है। हाँ एक्टर तो एक कुछ ऐसी स्टोरीज भी होती हैं कि एक्टर जो मेन एक्टर है वो बूढ़ा ही है, 70 साल का, वो हीरो है फिल्म का, कुछ स्टोरी के हिसाब से, है ना, तो वो हीरो है, तो कोई सिनेरियो नहीं है कुछ, मतलब कॉन्सेप्ट जो मुंबई जा भी रहे हैं, मतलब मेरा मतलब वही कंसर्न, आपके कहने का मतलब यही है कि आप पहले अपने पे वर्क करो, एक्चुअली अपने वर्क करो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पहले एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, बिल्कुल। तो आप अगर एक्टिंग करने जा रहे हो तो पहले वर्क कर लो, जब आपको लग जाए थिएटर कर लिया, एक्टिंग कर ली, सीख लिया, बिल्कुल, उसके बाद अटेम्प्ट मारो चीज़ों को। तो ये है, बाकी एक्सपीरियंस तो यार हर चीज़ से मिलता है, कामयाबी से भी मिलता है, नाकामयाबी से भी मिलता है। वो एक्सपीरियंस नाकामयाबी से इसलिए मिलता है कि क्यों, वाई, उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा ना। अब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे 90 में से 100 में से 99 नंबर आते हैं, 1 नंबर कहाँ कम हुआ, ये तो ढूंढना पड़ेगा ना, सर्च करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, नाकामयाबी से भी आपको कुछ ढूंढना पड़े, पता करना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे चल यार कोई नहीं, इस बार चौका नहीं लगा तो क्या हुआ, आउट हो गया। होते हैं बड़े बड़े बल्लेबाज भी आउट होते हैं, लेकिन अगले मैच में चलते भी तो हैं, डबल सेंचुरी भी मारते हैं। तो ये सेम मतलब थ्योरी तो यही है। सर आप मुझे बताओ, एज ए एक्टर, मतलब लोगों को स्क्रीन पे दिखना कितना ज़रूरी है? यार दिखना तो ज़रूरी है यार। अगर ऐसा, मैं आज तक किसी को नहीं मानता कि मैं ज़िंदगी भर थिएटर ही करूँगा, मैं फिल्म करूँगा ही नहीं, मैं ये करूँगा ही नहीं, मैं तो सिल्वर स्क्रीन पे आना ही नहीं है, सब झूठ है यार। अंत में यार पहचान तो वहीं से, पैसा तो वहीं से कमाना ना। करेक्ट। थिएटर ठीक है, अच्छी बात है, आप एक हद तक नशे में हो, लीन हो कि मुझे थिएटर करना है, ऐसे मैं सिर्फ थिएटर करूँगा, ऐसा नहीं है। तो दिखना तो ज़रूरी है यार,
आना ज़रूरी है। जो दिखेगा वही बिकेगा, देसी डायलॉग तो यही है भाई। हमने जो सीखा है बिजनेस में भी, हमारे फादर ग्रैंडफादर बोलते थे, जो दिखता है वही बिकता है। ये सैंपल यहाँ लगा, ये सैंपल यहाँ लगा, अंदर रखेगा तो कैसे पता लगेगा हमारे पास ये। तो ऐसी वही एक्टिंग भी यार, दिखेगा तो बिकोगे ना, दिखना जरूरी है। मतलब जितना रेगुलर दिखोगे उतना आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। रेगुलर दिखोगे तो ठीक है वो भी, लेकिन दिखो तो सही। एक सैंपल ऐसा आ गया कि 1000 सैंपलों में से एक ही बढ़िया है, यानी कि आपने 100 प्रोजेक्ट कर लिया और एक ही ऐसा कर लिया, उसी को यार उससे बुलाओ यार। क्या बोला था, कितने आदमी थे, तो सांबा ही थे ना वो तो। हाँ मैकमोहन ही थे वो तो। खैर फिल्म हिस्ट्री थी, एक एक आदमी दिखा है हाईलाइट। बट ये क्या होता है सर कि एक एक्टर जैसे दिखा, जब वो रेगुलर दिख रहा है, मतलब उसने रेगुलर सब जगह करा, एड्स भी मिल रही हैं उसको, फिल्म्स भी मिल रही हैं, ओटीटी मिल रहा है, सब मिल रहा है, बट फिर एक टाइम के बाद वो गायब हो जाता है। वो क्या रीज़न होता है? गायब नहीं होता। जब आदमी, एक एक्टर इस स्तर पे पहुंच जाता है तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए या तो कम से कम उसी लेवल पे रहना चाहेगा या उससे अप जाना चाहेगा। अब उसको कहीं ना कहीं ऑफर हो रहे हैं छोटे काम, छोटे या projects फीस भी या कम छोटे है, बजट। या छोटे बजट भी हैं, तो वो इसलिए गायब है कि वो नहीं कर रहा है, वो चूजी हो गया है। क्योंकि वो अच्छा ही करना चाहता है, अच्छा ही किया है, करेक्ट। हल्के काम नहीं करने, ये नहीं करने, या कोई बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, चलो करते हैं, चलो भगवान ना करे किसी पे आए। एक आर्ट, अब वो एक्टर यहाँ है तो उसको वो कहेगा कम से कम पैरेलल तो चलूं। तो लोगों को लगता है ऐसे काम नहीं मिल रहा, दिख नहीं रहा ना, वो चूजी हो गया। अब वो सोच समझ के कर रहा है। करेक्ट। ये भी है, ये सबसे बढ़िया, सबसे बड़ी चीज़ यही है। इसीलिए एक्टर आपको दिखता नहीं 1-2 साल कि कहाँ गया यार, 1 साल, अरे यार इसके एक के बाद एक प्रोजेक्ट आए थे, 1.5 साल से कुछ आया नहीं। हो सकता है कुछ बड़ा चल रहा हो, उसके दिमाग में ही चल रहा हो कि मैं अभी नहीं यार, या मैं अपने आप को फिट रखूँ, या मैं अपने आप को थोड़ा चेंजेस ला रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ या लूज कर रहा हूँ, अब मैंने प्रोजेक्ट करना है इस टाइप का, इस टाइप का मुझे ऑफर हो रहा है। तो वो इसलिए वर्कआउट में भी यार मेहनत करते हैं, मेहनत है। 1 साल 6-6 महीने बॉडी पे भी वर्कआउट करते हैं यार। करेक्ट। बिल्कुल वही है। सर एक कास्टिंग डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल है एक, मतलब एक एक्टर को ही एक बड़ा एक्टर बनाने में? बिल्कुल भी नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर क्यों बनाएगा बड़ा एक्टर? वो प्रमोट करेगा ना, आगे करेगा, उसका काम है कास्टिंग। उसकी कास्टिंग परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे उसने 1 लाइनर कास्ट किया या 2 लाइनर कास्ट किया, वो वहीं का हीरो है। वो डायरेक्टर की आंखों में वहीं पे हीरो बन जाएगा। यार जैसा कैरेक्टर चाहिए हूबहू वैसे ढूंढ के ला दिया इसने। और वो उसको हिट करना या हाँ प्रमोट करना तो यार है कि आपका ऑडिशन, आप जो बीच की कड़ी है, डायरेक्टर और एक्टर के बीच की जो कड़ी है वो है, तो वो खींच के लाना और एटलीस्ट दिखाना, यहाँ तक उसका काम है। इसलिए कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ज़रूरी है और वो बुरा नहीं करेंगे। मतलब 80% जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो बुरा नहीं करेंगे। जो कोऑर्डिनेटर हैं वो कहेंगे ना इसकी फोटो ही मत भेजो, इसको आगे भेजो मत, मांगेगा 50,000, ओके, है ना, ये मांगेगा 1 लाख। हम यार 50 में से तो 40 तो हम ही खाएंगे, 10 उनको देंगे। जिन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, ऐसे भी लोग हैं, तब भी अच्छे एक्टर रह जाते हैं कुछ। तो वो कोऑर्डिनेटर्स हो गए। तो अगर मैं आपकी इस बात को थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझूं, कास्टिंग डायरेक्टर फिर डायरेक्टर के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा फिल्म बनानी है, अच्छे एक्टर देने हैं उसके, पर कोऑर्डिनेटर सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है। ये समझ सकता हूँ मैं? बिल्कुल, हाँ हाँ, कोऑर्डिनेटर है भाई, उनका काम है कोऑर्डिनेशन। वो अपनी जगह गलत नहीं कर रहे, काम ही कोऑर्डिनेशन। लेकिन गलत ये है, देखो मुंबई में प्रोफेशनलिज्म है, दिल्ली के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। क्योंकि हम दिल्ली और मुंबई, हम दिल्ली के हैं कि एक दिल्ली में बुरा है, लेकिन दिल्ली में ऐसा होता है, बेचारों की शायद मजबूरी रहती है, उन्होंने अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर घोषित तो कर दिया है घोषित कर अपने मन में, हाँ, कि हम कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन वो समझ नहीं पाए कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर क्या होता। कभी कोई प्रोजेक्ट मैंने तो आज तक सुना नहीं। हाँ ऐड में, अगर दिल्ली में कोई ऐड है, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो सबलेट होकर काम आता है और कई बार डायरेक्ट भी आता है ऐड के लिए, है ना, कि यार दिल्ली के एक्टर हैं, दिल्ली में हमें ऐड करनी है, दिल्ली में हमारी लोकेशंस हैं, तो हमें सेलिब्रिटी भी कोई नहीं चाहिए, दिल्ली से एक्टर चाहिए, तो इंडिपेंडेंट एड्स मिलती हैं। कोई भी वेब शो, फिल्म्स, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस ने कि पूरी की पूरी दिल्ली के किसी कास्टिंग डायरेक्टर, पैसे तो पता नहीं मुझे है कहाँ पे, दी है क्या, बता दो मुझे, तो पता नहीं यार। हाँ, सेकेंडरी कास्ट के लिए, ट्राइशरी कास्ट के लिए ज़रूर उनकी हेल्प लिए, उनके पास डाटा होता है, उनको भी आसानी होती है। मुंबई से आते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वहीं ऑडिशंस मिल जाते हैं बने बनाए, सब चीज़, एक्टर का डाटा है, ये वो। फिर उसमें आती है पैसों की कैटेगरी। अब वो पूछते हैं बजट, कहते हैं सर हमारा 20 वाला है, तो 20 में से भी वो 5 वाले प्रमोट करेंगे, जो एक्चुअल 20 वाला एक्टर है उसे नहीं प्रमोट करेंगे, क्योंकि उनकी कमाई कहाँ जाएगी। अच्छा, 20 के 15,000 कहाँ आएंगे? ऐसे हैं 90%। हो सकता है भाई 2-4% सही भी हो, लेकिन है नहीं, दिल्ली में तो नहीं है।
मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसपेरेंसी, देखो बॉम्बे में ट्रांसपेरेंसी ये है बॉम्बे में भी करते हैं कास्टिंग, और बॉम्बे में सीधा बोलते हैं सर ये कास्ट है, ये बजट है, 20% हमारी एजेंसी फीस। जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी है ना। या 30% आपको नहीं करना ना करो, करना ना करो, हमारी फीस तो ये है और ये करेक्टर है। अब बताओ, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। यहाँ पहले ही बोलेंगे 50, यहाँ बोलेंगे आप हमें फीस मत देना हमारी कास्टिंग की या जो भी कोऑर्डिनेशन की, आप अपना बताओ करेक्टर का क्या है जी। ये वाले करेक्टर की कैटेगरी 20,000 से शुरू है, ये 50,000 से शुरू है, जो भी, मैं पैसों का नहीं बता सकता, ये इतने से शुरू है, इतने से शुरू है, ये है। तो अब ये कहेंगे ठीक है, अब ये उसमें से ढूंढेंगे, या तो फ्रेशर ही मिल रहा है, 1 लाइनर 2 लाइनर ऑडिशन बना के भेज पड़ा। अब बेचारा क्या होता है इसमें, क्या होता है प्रोडक्शन का नुकसान इसलिए होता है, धोखे में रखते हैं। एक्टर से ऑडिशन तो अच्छा करवा लिया उन्होंने 1 लाइन, और एक्टर जाके सेटअप पे, नए एक्टर को भेज दिया सेटअप पे, इतना बड़ा ह्यूज सेटअप देख के 50 लोगों में वो कुछ बोल नहीं पाया, तो कितना नुकसान हुआ। करेक्ट। कहते यार किसने कास्ट किया है, इन्होंने लालच में भेज दिया उसको। तो ये भी है यार, ये धोखा भी है थोड़ा सा। बाकी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उन्होंने, भैया ऑफिस दे रखे हैं, किराए दे रहे हैं, तो निकालना है। एक्टिंग स्कूल खोल रखे हैं, बच्चे आते हैं नए नए पेरेंट्स के साथ। वो तो मुझे लगता है बेवकूफ़ बनाने की स्कीम होती है। अब यार वो खुद ही आ रहे हैं ना, वो घर से थोड़ी बुला रहे हैं वो घर से थोड़ी बुला रहे हैं। आप समझो ना, अब जैसे आप जो बता रहे हो, अब ऐसे में उन्होंने अच्छे अच्छे दिल्ली के आर्टिस्ट या अच्छे अच्छे लोगों के सेलिब्रिटी के साथ जो काम किए, वो फोटो लगा लिए अपने ऑफिस में। अब जो माँ बाप, जैसे आप बता रहे हो कि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, मेरे मम्मी पापा मुझे लेके जाते थे, मैं डिपेंडेंट होता था, तो सेम वही हो रहा है ना, वो माँ बाप ले जाते हैं। मेरे मम्मी पापा लेके नहीं गए ना, खुद ढूंढा। प्रॉब्लम तो यही है, मेरे फादर फादर लेके नहीं गए। हाँ, साथ दिया कि ये करेगा, एक छोटा मोटा काम, जैसे प्ले करने के लिए चला गया तो रात में लेने आ गए, फिर कहते थे बस हो गया, अब पढ़ाई। उन भैया पढ़ाई की तैयारी करो, पंजाबी फैमिली से हूँ मैं, तो ठीक है जी, और बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, घर में बड़ा हूँ, लेकिन बिजनेस में मेरा बिल्कुल भी मतलब कोई वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो शुरू से ही मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहा हूँ, लेकिन ये मेरे मदर फादर का बहुत रहा है कि उन्होंने रोका नहीं। एक टाइम पे रोका था, बस यार देख नहीं रहा, हमको पता है दिल्ली में क्या होगा, चाहे शौक पूरा हो गया, लेकिन हमारी जिद के आगे उनको थोड़ा सा झुकना पड़ा। आप वो भी कहते हैं, तो उनके जब मेरे फादर के दोस्त बोलते हैं यार तेरा लड़का उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, मिलवा कभी यार, शादी पे बुला यार, ऐसे ऐसे, मतलब अब ऐसा होता है तो अब अच्छा लगता है थोड़ा। तो यही सब चीज़ें हैं भाई। बट मैं कह रहा हूँ, ये जो वाले जो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को लेके जाते हैं वर्कशॉप्स में या कास्टिंग कंपनी में, या जहाँ पे वो कि हम ही एक्टिंग सिखाएंगे, हम आपके बच्चों को मौका देंगे, बड़ा बना देंगे, और वो भी ट्रस्ट करते हैं ना पेरेंट्स की, चलो देख लिया भाई इस कास्टिंग वाले को 50 लोगों के साथ इसने फोटो है या 50 प्रोजेक्ट कर रखे। देखो उनके लिए अच्छा है, वो तो अपना बच्चे का भला ही चाहते हैं। उनको टीवी में कोई चाइल्ड स्टार दिख रहा है, अच्छा एक्टर दिख रहा है कि यार ये उसका बेटा बना हुआ, ये कौन एक्टर है, हमारे बच्चे की भी तो शक्ल इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है, ये शार्प है, सबको पता होता है। तो यार अच्छा है, एक बार मैं कहता हूँ जाना चाहिए, पेरेंट्स को लेके जाना चाहिए, उनको समझ आ जानी चाहिए कि क्या असलियत है और क्या बेकार है, कि बच्चे को भी पढ़ाई कराओ या एक्सपीरियंस दिलवाओ। करेक्ट। जाते ही काम नहीं मिलेगा, ये जाना जरूरी है। नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा, धोखा नहीं खाएंगे तो पता कैसे लगेगा क्या सही है क्या गलत है। अगर जाएंगे ही नहीं तो बैठे रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, यार चांस नहीं मिल रहा मेरे बेटे को, यार मेरे बच्ची को, यार यार। और ऐसी भी कैटेगरी है, कोई एक्टर अच्छा बन भी गया, ओ मेरे मुंडे को भी ले जा, ओ देख बेटा पोएम सुना के दिखाइयो, मतलब उसको एक्टिंग मानते हैं। उनकी नहीं गलती, बेचारे सब लोग, हमारे पेरेंट्स भी अगर ऐसे हैं तो जमीन से जुड़े हुए, उनको पता है। लेकिन टेक्निकली क्या है, ये तो एक बार जाके पता लगेगा, थोड़े पैसे लग जाते हैं, धोखा हो जाता है, एक्टिंग कैसी होती है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ आता है, या तो बिल्कुल छुड़वा देते हैं या फिर उनको सही रास्ता मिल जाता है कहीं ना कहीं से। मुंबई बिजनेस छोड़ के, मुंबई ऐसे भी हैं यार, अपना काम छोड़ के मुंबई शिफ्ट हुए और कामयाब है। मतलब बाप भी अपने बेटे को लेके गया, कॉलेज करवा के, पढ़ा के, स्कूल करवा के, आज वो कामयाब हैं, काम कर रहे हैं, पेरेंट्स भी वही हैं। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि बाप ने बेटे के साथ शिफ्ट कर लिया, अपना घर बार होते सोते, उसको पता था, लेकिन पढ़ाई करा के, एक्सपीरियंस दिलवा के। ऐसा नहीं कि चल मुंबई में तेरे सपने पूरे हो जाएंगे, प्रैक्टिस दिलवा के शिफ्ट हुए ऐसे बहुत। यहीं हमारे सुमन भाई का स्टूडेंट है, यहीं पे मतलब सीखता था, आज वो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है लड़का। उसके पेरेंट्स का श्रेय है, उसके फादर का बहुत बड़ा श्रेय है। उसने वहाँ जाके भी वर्कशॉप्स किया और अच्छी अच्छी फिल्म्स की, आज नाम है उसका। तो वो है, चेतन नाम है उसका नाम, मैंने पहला नाम अभी लिया, बाकी तो अपने गुरुजनों को, अपने सीनियर्स का नाम लिया है, सुमन भाई हो गए, बबू भाई हो गए। और लेकिन चेतन लड़का ऐसा था जिसका श्रेय उसके फादर को भी जाता है कि लेके गया, वो करना चाहते थे और उसने प्रूव भी किया। करेक्ट।
तो चेतन अगर देख रहा है तो यार गुड लक यार, बढ़ता रहे। दिल्ली में आपके बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन है? यार दिल्ली में बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर कोई नहीं है, सिंपल इतना ही बोलूँगा यार, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर ही नहीं है, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स है। ओके, सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। दिल्ली के जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर थे तो मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं ना, है तो वो भी दिल्ली से ही। आप देख लो कौन सा नाम है, 2-4 नाम ऐसे हैं, मेन नाम नहीं लूंगा लेकिन सब समझते हैं, वो दिल्ली से तो गए हैं। तो दिल्ली में कास्टिंग डायरेक्टर कौन कौन है नहीं पता, दिल्ली के कास्टिंग डायरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं और एक्टर भी अच्छे हैं दिल्ली के सब। मतलब जो भी दिल्ली से जाता है मतलब वो प्रूव करता है यार, दैट इज इट। और ऐसी मतलब क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कास्टिंग वाले, जैसे कभी कभी एक्टर काम को लेके या फीस को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्या कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं दिल्ली में लोग? दिल्ली में तो यार मैं बोलता रहा हूँ, दिल्ली में तो ये मिस्टेक करते हैं यार कि मतलब हम खाएंगे तुझे रुलाएंगे, दैट इज इट। तू काम भी करेगा और पैसे भी हम लेंगे, और फिर पैसे आने के बाद 6 महीने चक्कर भी कटवाएंगे, और उसके बाद धमकी देंगे कि हेलो इनको बुलाएंगे नहीं भाई, इनको बुलाना ही नहीं। मतलब प्रमोट बेचारे, कोई बाहर से टीम भी आई हुई है, मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, जो एक्टर्स अच्छे काम भी करने वाले दिल्ली में नहीं जा पा रहे बाहर, वो 1 डे 2 डे 3 डे करके ही अपना अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो बंदे में उनको ये रहता है कि यार मैं अपनी फीस मांगूंगा, तो उनको मतलब एक इनसिक्योरिटी फील हो गया कि मैं अपनी फीस मांगूंगा, अगर मैं इनसे कह दूंगा मुझे 10,000 रुपये देते, मैं कहूँगा 20 दे दो, कहीं आगे से बुलाई ना, मैं मुंबई तो जा नहीं सकता, और हमारे पास हैं ही ये गिने चुने 2-4 लोग, कहाँ जाएँ? तो कहता है ठीक है जी, और वो पैसे भी उनको कब मिलते हैं कब नहीं मिलते भगवान जानते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। चलो बिना नाम लिए, अगर आप इन लोगों को एज ए सीनियर आर्टिस्ट आप एडवाइस करना चाहो कि यार कुछ चीज़ें आपको सुधारनी चाहिए, जैसे दिल्ली अच्छी ग्रो करे, दिल्ली में अच्छे लोग आर्टिस्ट निकलें, जिससे लोगों की हिम्मत ना टूटे, क्या एडवाइस करना चाहोगे आप? भाई दिल्ली में एक्टर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा, मैं भी दिल्ली का ही हूँ, तो भाई ईमानदारी से काम करते रहो, ठीक है। अपने अंदर मैं मत कराओ कि भाई मैंने एक सीन कर लिया, सब मुंबई में जाके निकल जाता भाई, है ना, कि मैंने एक सीन कर लिया, और अपने काम के ज़रिए किसी दूसरे को धोखे में मत रखो। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि मैं एक्टर हूँ और फ्रॉड करते हैं यार, हैं जो कि हेलो किसी का इस्तेमाल कर दिया, शोषण किया यार, हेला मैं तो ये करूँ, मैंने फिल्म की है देख, एक सीन किया, उस एक सीन के जरिए गांव देहात में जाके अपने आसपास पागल बना दिया लोगों को। ऐसा मत करो। अगर आप वाकई में सच्चे एक्टर हो, अच्छे एक्टर हो, अपने काम पे फोकस करो यार। 1 दिन का मिले, 2 दिन का मिले, यहाँ मिले, मतलब हर रोल इंपॉर्टेंट रोल है यार। और दिल्ली में रह के मिल रहा है, अब तो बहुत बड़ी चीज़ है कि डिजिटलाइजेशन हो गया है ना, काफ़ी सारे मौके हो गए। पहले सोचो कैसे करते थे लोग मेहनत, सिर्फ एक दूरदर्शन ही तो होता था, सिनेमा तो मुंबई होता था, दिल्ली वालों के लिए सिर्फ दिल्ली दूरदर्शन होता था, जहाँ पहुँचना बहुत दूर दूर की बात थी, दर्शन भी नहीं होते थे, उसी के लिए स्ट्रगल चलता था, है ना। तो अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स की ज़रूरत है, तो आपके पास चांसेस हैं, आपके पास मोबाइल है, आप अपनी कला, आप अपनी स्क्रिप्ट, आप अपना मोबाइल पे अपना खुद ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। Correct. बहुत सारी आसानी है ना। तो बस ईमानदारी से काम करो भाई, और दिल्ली में जो भी बाहर से आता है शूट करने के लिए, उससे प्रूव करो कि यार हम दिल्ली के हैं, हम भी हैं यहाँ पर, करेक्ट, है ना। आप ये मत सोचो कि दिल्ली में एक्टर्स नहीं है, हम भी हैं यहाँ। चाहे एक सीन करके जाओ, छाप छोड़ के जाओ, क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरे लिए ही है। मैंने विक्की डोनर का किया था, मैं आज तक उसके गुणगान मैं बहुत कम बताता हूँ, लेकिन लोगों को पता ही होता है सर, विक्की डोनर आज तक याद है, शक्ल भी चेंज हो गई थोड़ी सी, लेकिन याद है, और मुझे बहुत खुशी होती है। वो भी तो एक ही सीन था ना, करेक्ट, लेकिन ईमानदारी से उसका मिसयूज तो नहीं किया ना करते करते। मैं एक उस टाइम पे एक सीन करके वही अपने पोस्टर लगा के एक एक्टिंग स्कूल खोल लेता, तो 2-4 बेचारे सीधे लोग पागल भी बन जाते, लेकिन मैं वहीं का वहीं रहता, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए भी है भाई। आप हमसे सीनियर भी हो गए, जूनियर भी हो गए, तो भाई जो कह रहा हूँ गलत लगे तो बुरा मान जाना, है ना, और अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज इट। शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी शब्द भले बहुत जल्दी मिलते नहीं हैं, दैट इज इट। और ऐसे में अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स को एडवाइस करना चाहो, जो जिनको आप कोऑर्डिनेटर भी कह रहे हो, भाई ट्रांसपेरेंसी रखो। हमारे दिल्ली के जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी रखो यार, धोखा मत करो भाई, क्योंकि शायद उनमें से कोई एक अच्छा एक्टर भी निकल सकता है, लेकिन वो वहीं ख़त्म हो जाएगा यार। उसको पता मेरे साथ धोखा हो गया एक ही प्रोजेक्ट में, वो कहा तो फ्रॉड की लाइन है, तो फ्रॉड्स हैं, एक मोबाइल पे पोस्ट डाल देगा, है ना, और उसका अपना करियर भी हो सकता है, उसने आगे जाके बहुत तरक्की लेनी है, उसके माँ बाप का सपना भी खत्म हो जाएगा यार। तो यार ट्रांसपेरेंसी रखो जी, ऐसा है जी आपका बच्चा तो एक्टर बन सकता है, और एक्टिंग यहाँ से सीखनी है, ये तरीका है, इतनी फीस है,
तो मतलब जो भी ट्रांसपेरेंसी हो रखो, पागल और धोखे में मत रखो यार। तो जो भी उनकी फीस है, अगर आप कोऑर्डिनेट करते हो तो उनको यार मेहनताना टाइम से दे दो यार, जैसे ही आपको आए। आप अपनी कमीशन तो ले रहे हो, ठीक है ना, इट्स ओके, लेकिन उनका मेहनताना उनको दो, तो उसको लगेगा कि यार मैंने इस लाइन से अपने पहली कमाई की, है ना, तो आगे बढ़ेगा, अच्छे वे में बढ़ेगा, उसको तरीके से लेगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है भाई यहाँ के सबके कास्टिंग डायरेक्टर से। अच्छा, अभी बताइए आपका मज़ा किस में आता है ज़्यादातर, एड्स में या फिल्म्स में? मुझे भाई काम में मज़ा आता है, काम में, मेरी एक्टिंग, मेरी स्किल्स में, मुझे काम में मज़ा आता है, सेट पे मज़ा आता है। वो किस चीज़ का सेट है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो काम मिला है ईमानदारी से एक बार चले गए, चाहे वो थिएटर है, प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, मुझे उसमें मज़ा आता है। कोई ऐसी चॉइस नहीं है उसमें मज़ा या नहीं है, अभी तो नहीं है कोई चॉइस। अभी तो चॉइस यही है, बस चलते चले जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें बस यार। ये जब तक शरीर चल रहा है काम करना चाहता हूँ आखिरी दम तक, बस दैट इज इट। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हों और बहुत एक्साइटमेंट में किए हों और वो प्रोजेक्ट बाद में रिलीज ना हो, तो कैसा रिएक्शन रहता है आपका? भाई सच बताऊं, ऐसा एक प्रोजेक्ट हुआ अभी तक मेरी लाइफ में, वो भी जैसे मैं बताया सुजीत दा, तो मुझे कहीं ना कहीं पिंक में भी उन्होंने मुझे चाहे स्मॉल सीन में रखवाया था, हालांकि वो डायरेक्टर नहीं थे लेकिन रिलेटेड था कुछ, तो मुझे क्या क्या रखवाया। उसके बाद एक वो एड मेकर, आपको पता है सुजीत दा बहुत बड़े एड मेकर भी हैं, तो उन्होंने मुझे ऐड भी करवाई, और उनका जो भी प्रोजेक्ट आया उन्होंने मुझे टेस्ट ज़रूर किया, इसका टेस्ट करो, तो वो मतलब विश्वास रखते हैं, है ना। तो एक फिल्म की थी मैंने, अक्टूबर फिल्म आई थी ना, तो मनाली मुझे बुलाया गया था, सुजीत दा ने ऐसा कह के बुलाया, मतलब सर ने जो कास्टिंग करते हैं जोगी जी, हमारे जोगी भाजी, कि यार सुजीत बोल रहा है कैरेक्टर करना है, तो आ जाओ, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मैं वहाँ गया तो मुझे ये भी उन्होंने शूट किया, बुलाया, एक दिन शूट किया, मैं 2 दिन रुका, मैंने कहा कहाँ जा रहा है, रुक जा एक दिन, मैं कहा नहीं मेरे को जाना, मुझे शूट है, तो मैं मनाली में शूट करके आया, और मुझे ये बात पहले से पता थी ये सीन ऐसा है कि लग भी नहीं सकता। अच्छा, लग भी नहीं सकता और लग भी सकता है, लेकिन मुझे तो क्या लगेगा यार, एक एक्टर को यार लगेगा यार, 100% लगेगा, सब हंस के बात होती। तो जब एडिट हुआ उनका, जब फिल्म आने वाली थी उससे पहले उनके असिस्टेंट डायरेक्टर का एक एडी था, मुझे फ़ोन आया, सचिन सर फिल्म रिलीज़ हो रही है, आपको बताने के लिए बोला गया है कि आपका सीन नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा मन हो गया, मैंने कहा यार जो बात बोली थी वो हो गई, लेकिन फिर भी मुझ पर बिलीव करके बुलाया तो उन्होंने, करेक्ट, शूट पे बुलाया, वो बस वो एक ही था, लेकिन मुझे पहले बता दिया गया था। शूटिंग के दौरान थोड़ा सा डाइसी था कि आएगा नहीं आएगा, फिल्म रिलीज से पहले उन्होंने बताया, अगर मैं फिल्म देखने जाता थिएटर पे एक्साइटमेंट में, तो अगर नहीं दिखता तो बुरा लगता, लेकिन उनकी देखो थॉट, उन्होंने फ़ोन करवाया कि वो सीन हमें लेंथ की वजह से या स्टोरी में ड्रैग हो रहा था तो हमें काटना पड़ा, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, ये समझा के मुझे ना कि परफॉर्मेंस आपकी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो वरुण धवन भी था, सब थे, तो वो सीन फिल्म में जब एडिट करने के बाद वो लग नहीं पाया, तो एक ही सीन था, अच्छा सीन था, वो हटा दिया गया, दैट इज इट। वो अक्टूबर फिल्म का था। और एक फिल्म में शूट कर रहे हो तो सेलिब्रिटी से इंटरेक्शन या दोस्ती कितनी हो पाती है? यार डिपेंड करता है सेलिब्रिटी पे और आपके नेचर पे, है ना। एजिटेशन तो रहती है, पहली बार काम कर रहे हो तो यार ये तो बहुत बड़े एक्टर हैं, सीनियर है बहुत, तो 1-2 शब्द बोल दो, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूरी बनाए रखो भाई। पता लग जाता है ना। जैसे मैं गन्स एंड गुलाब का बता ही रहा था, दुलकर सलमान, मतलब इतने बड़े एक्टर वो साउथ के तो हैं यार, रिडाउंड, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी, मतलब उनसे बात करनी शुरू बैठते थे सेट पे, इसमें 90% उनके साथ ही रहा हूँ पूरी सीरीज में। तो सेट के दौरान उनका होटल अलग था, हमारा होटल अलग था, तो उनका स्टाफ अलग था, तो उनका स्टाफ भी मेरी बड़ी हेल्प करता था, तो हिंदी में बात करते थे, मजाक करते, तो ऐसा हो गया। तो हाँ, पलट के एक बार उन्हीं का मैसेज आया मुझे, उन्होंने रफ कट देखा गन्स एंड गुलाब का, उनको दिखा दिया होगा या एडिट डबिंग के टाइम पे, सॉरी, तो डबिंग के बाद हमने कहा अब क्या, ख़त्म, स्टार है, सब बहुत काम किए गए, अब कौन याद रख रहा है। उनका मुझे एक बार मैसेज आता है, नंबर थोड़ी है मेरे पास, हाय सर, रिमेंबर मी, आई एम दुलकर सलमान। मैं गया, मैंने कहा हैं, मैंने मजाक तो नहीं कर रहा कोई, सर आई सॉ इन एडिटिंग यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, आई मिस यू लॉट। मैंने कहा सर दिस इज, प्लीज सेव माई नंबर। उतरी तो यार वो चीज़, अब ऐसे भी लोग हैं यार, मतलब तो ऐसा हो जाए तो फिर बहुत सोने पे सुहागा है, और अगर ऐसे हो जाए, हे डोंट कॉल मी, अब हम तो नंबर भी नहीं मांगते, अगर फोटो के लिए भी कह दें कुछ, मतलब इन द सेंस ऐसा भी हुआ है, होता है।
पता लग जाता है यार काम का, एक दिन में नहीं पता लगता ना उसको आपके बारे में, ना एक दिन में, 2 दिन में, या एक सीन में, या एक ऐड में। जब आप एक जर्नी कर रहे हो 1-1.5 महीने की एक प्रोजेक्ट, तो हो सकता है ये उनको पता है कि हम साथ में रहेंगे तो अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छे दिखेंगे स्क्रीन पे, शायद ये भी थॉट है। लेकिन तब तो वो भी नंबर वहां से भी मांग सकते थे, लेकिन वो बाद में एडिटिंग के बाद उन्होंने देखा 100 यू ये वो फलाना गाना। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अनु सर के बारे में बताया था, उसको लाइन मैं दूंगा, उसके बाद एक सेट पे मिले, उनको मेरा नाम तो याद नहीं था, एक सेट पे और मिले फिल्म के, उसके विक्की रोड के 2-3 साल बाद, तो मैं भी कर रहा था, ऐसे मिला, ओम मेरा डिटेक्टिव आ गया, डिटेक्टिव नाम नहीं पता था, ओम मेरा डिटेक्टिव, ओ आजा पुत्र आजा बेटा बैठ भाई आजा डिटेक्टिव, तेरा नाम नहीं पता, मतलब उनको याद है, काम से याद रखा। तो ऐसे लोग अच्छा लगता है। और कुछ लोग तो हाँ एक्टिंग करते हो सर, हम बोल भी नहीं सकते, इम्प्रोवाइज तो हम भी कर सकते हैं कि यार नहीं यहाँ तो बस ऐसे आए हैं घूमने, नहीं बोल सकते, तो मतलब है ऐसा, तो आपको पता लग जाता है सामने वाले का टेम्परामेंट कैसा। या कुछ लोग, उनकी गलती भी नहीं, कुछ लोग सेट पे बात करना पसंद नहीं करते, अपने उनका एक्टिंग का प्रोसेस होता है ना, अपने प्रोसेस से चलना पसंद करते हैं कि मुझे फोकस उसी पे करना है या मैं उसी पे कर रहा हूँ। और होटल में हम मिल नहीं सकते, अलग अलग होटल होते हैं, इस वजह से भी शायद हमें पहचानने में उनको प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते हैं ईगोइस्ट है, नहीं वो अपने काम से काम रख रहा है, हो सकता है उसका स्टाइल इसीलिए बड़ा आदमी हो, इसलिए बड़ा एक्टर है, दैट इज इट। ये मेरी थॉट है, उनकी क्या है क्या नहीं पता, और बाकी किसी और की अलग भी हो सकती है, मेरी थॉट ही है, मेरा एक्सपीरियंस, दैट इज इट। सर मतलब आप सेलिब्रिटी के साथ ज़्यादा काम करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं अभी रुक जाओ, मुझे 15 मिनट और चाहिए, मैं एक थॉट में हूँ? भाई मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, सामने सेलिब्रिटी के साथ जरूर होता होगा, मेरे साथ टच वुड नहीं हुआ कि फटाफट स्विच ऑफ स्विच ऑन काम करना। सोचा पहले से, क्योंकि पहले से सोच के आए ना हम, थोड़ा कर हाँ वहाँ बिल्कुल ही विपरीत हो जाए तो तब तो यार ऑब्वियसली एक्टर हैं, सोचेंगे ना हम जो सोच के आए हैं, तो उसके डायलॉग ही चेंज हो जाए कि नहीं यार अब ये वाली लाइंस नहीं बोलोगे तुम, अब तुम ये बोलोगे। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सब कुछ तय होता है, मतलब स्टोरी बोर्ड होता है, एक डिजाइनिंग होती है, सब चीज़ होती है ना। मैं वहाँ फंसता हूँ यार जहाँ पे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जहाँ पे लाइन टू लाइन बोलना होता है, मैं अपनी कमी बता रहा हूँ कि ये लाइन, ये शब्द वहीं का वहीं होना चाहिए, फिर वो शब्दों पर अटक जाता हूँ, फिर अपने थॉट प्रोसेस दिमाग में कुछ नहीं रहता, क्योंकि सेट पे जाके पता लगता है ना कि नहीं नहीं आपको यही लाइन बोलनी है, हैं किसको नहीं बोलना, किसे ही बोलना है। अच्छा इतना? हाँ भाई भाई किसको मुझसे काम है या किसे मुझसे काम है ना सर, किसे, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ कोई रियल ऐसा की हुआ नहीं, लेकिन मैं अटक जाता हूँ वहाँ पर यार, कर जाता हूँ, निकाल जाता हूँ, फिर टाइम लेता हूँ यार मैं, क्योंकि मैं थॉट एक्टर फ्री माइंड रह के काम करता हूँ शुरू से, मेरा जो प्रोसेस है जो मेरा अपना, लेकिन वो जिसे बोलते हैं मेथड एक्टिंग, शायद जो परिभाषा नहीं पता, वो मुझसे नहीं होती यार। और कोई और आपके सामने ऐसे मेथड एक्टिंग कर रहा हो? भाई मेथड एक्टिंग मैंने तो क्या बताऊँ यार, एक सेट की बात है भाई, वैनिटी हमारी भी साथ में थी, हमारी वैनिटी में 2 लोग थे, मतलब हमारे वाले जो सेक्शन में 2 लोग थे, हम बातें कर रहे हैं, हम तो यार एक्टर थे, साथ वाले में कोई बड़ी सेलिब्रिटी थी, है ना, बड़ी क्या मतलब अच्छी खासी, बहुत बड़ी भी नहीं, अच्छी खासी, नॉन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की। अब भाई साहब वो उनका सीन ऐसा था कि रोने धोने वाला था, थॉट प्रोसेस ऐसा था, तो वो ये हम उस सेट पे थे 10-12 दिन थे, ये हमें दूसरे तीसरे दिन पता लग गया था। उसके बाद से ऐसा होता था कि सर सोच रहे हैं, समझ नहीं आया, सोच रहे हैं। अब हम सेट पे सब पहुंच गए, सेट पे आने से पहले सबको शांत कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि सर अपना थॉट खो देंगे। वो वैनिटी से निकलते थे रोते हुए, और वो डायरेक्टर बोलती थी, मतलब एक्शन डायरेक्टर नहीं बोल सकती थी, वो भी इशारे कर सकती थी, मतलब ये भी देखा भाई हमने, मतलब ऐसा तो भाई नहीं हो सकता, सर सोच रहे हैं, अब हंसी भाई हंसी आती थी यार, हम दिल्ली वाले हैं ना, अब हम बाद में सब दिल्ली में ही छूट था, बाद में सब मिलके हंसते थे, बोलते थे मैं अरे मत, मैं गाली नहीं दूंगा, अरे बहन साला, हमारी सोच हम भूल चुके हैं इनकी सोच के चक्कर में। अब शौच भी नहीं जा सकता आदमी सोच के चक्कर में, कि शौच जाएगा तो फ्लैश करेगा, तो जो रो रहे हैं उनका हंसना निकल जाएगा। तो मतलब ऐसा था कि अब हम अपनी वैनिटी में बात नहीं कर सकते थे यार, और अगर हमें पहले सेट पर ले जाके खड़ा कर दिया जाता था, प्लेसिंग रिहर्सल हो जाती थी, तब वो आते थे रोते हुए, क्योंकि और हम सेट पे अगर कट भी होता तो बात नहीं कर पाते थे। वो डायरेक्टर ने ऐसा ऑरा बना दिया था, या उस एक्टर की डिमांड थी कि ऐसा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टर बड़ा था, बड़ा था। तो भाई अब ऐसा भी हमने देखा यार,
ऐसा भी है, लेकिन ऐसे अपने से नहीं होता भाई। देख लो अभी आप, मैं कितना बोल रहा हूँ, हाँ अब अभी तो मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, कैमरे के बाद या आगे पीछे कितना बोलता हूँ यार मैं। करेक्ट। तो वही है यार। सर मुझे बताइए कि एक एक्टर का सक्सेसफुल होने के बाद तो 50-60 चीज़ें कर सकता है, बट अगर लगता है कि एक बंदा सक्सेसफुल नहीं है, मतलब एक्टर नहीं है, तो उसका लैंडिंग क्या होता है, वो कहाँ फिनिश करता है? भाई उसका लैंडिंग ये होता है कि उसको एक सही समय पे पता लग जाना चाहिए। डिपेंड करता है उसकी लाइबिलिटीज़ भी, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी फैमिली, आपके बच्चे जो आपके डिपेंडेंट हैं, आप पे डिपेंड है, आपकी एक्टिंग पे डिपेंड है। अब आपको समझ आएगा कि डिपेंड है तो एक्टिंग पे, और इसी से ही सब कुछ हो सकता है ना, या इतना पैसा या प्रोडक्शन हाउस खोल लेगा या वो है फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर डिपेंडेंट है ना तो उसको समझ जाना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है यार, 10 साल हो गए, 15 साल, आपकी उम्र भी कम हो रही है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो यार उसको चेंज कर देना चाहिए। इसको साइड बंद मत करें, इसको साइड बाय साइड करके, डाइवर्ट करके, काम कुछ और करके, जिससे आप अपने परिवार को पाल सको, वो तो चले ही। इसको साइड में, काम को साइड में कर दो बस, और कोई दूसरी लाइन पकड़ लो, ताकि दूसरे लोग जो हमारे भरोसे बैठे हैं डिपेंडेंट, उनका कोई कसूर नहीं है, लाइन हमने चूज की है। करेक्ट, हमारा पैशन है। तो परिवार के बारे में भी सोचो यार, परिवार बनाने से पहले आप सोचते ना कि नहीं यार, जब बन जाऊंगा मैं तब परिवार बनाऊंगा, तब परिवार बनाऊंगा, या तब शादी करूंगा, या तब, है ना, तब आप अपनी मर्जी के मालिक हो। करेक्ट, है ना, अकेला आदमी कुछ भी कमा खा सकता है, लेकिन आपके पास डिपेंडेंट है यार, परिवार का जरूर सोचो। करेक्ट। उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो यार बस यही है भाई, ये बोलूंगा कि समझ जाओ कि आपके अंदर दम है, कुछ रिस्पांस मिल रहा है, आपने 10 साल दे दिए, 20 साल दे दिए, 15, या एक गोल सेट किया कि यार मैं 5 साल तक ट्राई करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं मिला उसके बाद आपके पास, क्योंकि आपके पास सेकंड वो है, कोई दूसरी चीज़ है कि मुझे अब ये करना है, बट पहले से सोचा होता है। बट कुछ एक्टर जैसे इन दी एंड वो वर्कशॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्कशॉप खोल लेते हैं, एक्टिंग स्टूडियो खोल लेते हैं, वो सही है? वो सही है, क्या बुराई है? अगर जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हो पाए या स्क्रीन पे नहीं दिख पाए तो वो अच्छे एक्टर नहीं है, वो अच्छे टीचर तो हो सकते हैं यार, बहुत अच्छे टीचर। ऐसे ऐसे लोग वर्कशॉप लेते हैं जो खुद कभी स्क्रीन पे नहीं दिखे, लेकिन वो टीचर्स अच्छे हैं, तराश सकते हैं। करेक्ट है ना, घड़ा बनाने वाला तराश सकता है ना, मिस्टेक से बता सकते हैं ना कि क्या अच्छा है, क्या बेटर करना है। एक्चुअली हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्टिंग स्कूल खोल रहे हैं तो उनको पता है कि मैं यार ये अच्छा से, मतलब मेरा पालन पोषण भी हो जाएगा, और मैं अच्छा सिखाऊंगा तो अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स आगे जाएंगे, दिखेंगे भी, तो और स्टूडेंट अपने आप आएंगे। क्या सबको अपने भी थ्योरी है, सिखाने का तरीका है, किस वे में, किस तरीके से वो सिखाता है, और सामने वाले को कैसे समझ आता है सरल भाषा में, तो वो टीचर अच्छा हो सकता है। अगर वो सक्सेस नहीं होता, एक्टर तो है ही है, सक्सेस नहीं हो पाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक्टिंग स्कूल वाला नहीं चलेगा, नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ। वो एक अच्छे टीचर के तौर पे एक अच्छे स्टूडेंट निकाल सकता है। आज भी इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं एक आदमी से वर्कशॉप लेने, पैसे देके, वो भी मर्जी से वर्कशॉप लेता है, लूंगा नहीं लूंगा, वो तो एक्टर नहीं है ना, तो स्क्रीन पे कोई बहुत कम लोग जानते हैं ना, निकाह, लेकिन वो टीचर नहीं, अपनी मर्जी से लेता है। आज भी ऐसा एक आदमी है, नहीं आपको पता होगा, नाम लेना चाह रहा, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं कि यार इस फिल्म के लिए 1 महीने के वर्कशॉप वहाँ दो, और सिलेक्ट यहाँ होता है कि यार मैं नहीं लूंगा, मेरा मूड नहीं है अभी, तो ऐसे टीचर तो है। सर एक्टिंग गॉड गिफ्टेड है या प्रैक्टिस से एक्टिंग आ जाती है? देखो कुछ तो गॉड गिफ्टेड है ही है, आपके अंदर जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कीड़ा, वो है, आता कहीं ना कहीं से, आज नहीं तो स्पार्क करेगा वो। जब आप एक प्ले देख रहे होगे या कुछ देख रहे हो टीम में, अरे यार तो मैं भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा अगर आया तो उसको स्पार्क मिला और थोड़ा सा किया उसने, तो फिर उसको आप राइट वे से जाओगे ना, कि आप देखोगे, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आसपास की तरीका क्या है यहाँ करने का, प्रोसेस क्या है, जो सबसे सरल है थिएटर आपके पास, कि ये थिएटर से थोड़ा सा थिएटर का एक्सपीरियंस ले लूँ, या वर्कशॉप, या सीधा एक्टिंग स्कूल में जाऊँ, अच्छे एक्टिंग स्कूल में वहाँ से तालीम ले लूँ, थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकली फिर करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो आपको करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, है ना। बाकी गॉड गिफ्टेड है, स्पार्क है तो पता लग जाता है, बात खत्म, यही है। बाकी तो आजकल तो भाई फेस पे भी चलती है, जैसे फीमेल एक्ट्रेसेस नहीं मिलती या नहीं मिलती, यार हमें फेस ऐसा चाहिए, एक्ट्रेस तो हम बना देंगे, उस फिल्म के लिए पर्टिकुलर उसको वर्कशॉप दी जाएगी 6 महीने के लिए, उस कैरेक्टर में करवाया जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं उस पर, है ना, क्योंकि उसको चाहिए ही वही। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आजकल टाइम नहीं है किसी के पास, बहुत कम होता है, लेकिन उस फिल्म के बाद वो दूसरे कैरेक्टर में नजर नहीं आती एक्ट्रेस, क्योंकि वो उसी के लिए प्रिपेयर किया, डायरेक्ट उसे लाए, पैराशूट लैंडिंग की, उसको तैयारी करवाई और सीधा टारगेट पे ले गए और गोली चलवा दी, उसके बाद उसे छोड़ दिया, उसकी फिल्म बन गई, अब चल गई तो चल गई। दूसरी फिल्म में हर कोई थोड़ी उसको एक कैरेक्टर के लिए 6-6 महीने देगा। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। आपके दिल्ली में अगर कुछ आप एक्टिंग स्टूडियो
रिकमेंड करना चाहो या बताना चाहो? भाई दिल्ली में तो यार ऐसा कुछ नहीं है मेरे को तो नहीं। हाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन वहाँ का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है यार। प्रैक्टिस करते रहो, जैसे एनएसडी है, एसआरसी है, श्रीराम सेंटर है, और भी जगह रेपेटरीज हैं। आप थोड़ा टाइम वहाँ करो काम, एक्सपीरियंस तो अच्छा देंगे। प्रोफेशनल्स आते हैं क्लासेस लेने, है ना। तो आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो छोड़ दो, दैट इज इट। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बहुत कम है अब कि प्राइवेट कोई खोल के बैठा हो, ऐसा मेरी नज़र में तो कोई है नहीं कि जो आपको। हाँ, स्टार्टिंग फ्रेशर्स के लिए ठीक है, एक आध महीना जाओ, समझ आ जाएगा। गलती तो सिखाएगा, स्टेज पर तो चढ़ा देगा, स्टेज पे आपकी झिझक खत्म कर देगा, है ना। एक बार जाओ तो सही, प्रोसेस आपको अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा। नहीं यार ये ऐसे, फिर आप थिएटर देखो कि यार हमने ये किया और ये थिएटर ये ऐसा हो रहा है, तो वो भी देखो। देखने से भी आदमी समझता है। स्क्रिप्ट पढ़ो, नाटक पढ़ो, तलफ्फुज़ ठीक रखो। मेरा भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन बस यही है यार, पढ़ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिस तो जरूर करनी चाहिए। अगर आप कुछ यंग एक्टर्स को कुछ अपनी तरफ से कुछ एडवाइस या गाइडेंस देना चाहते हो तो क्या रहेगी वो? यही कि गुड लक, अच्छा काम करो, भटको मत, और कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। और मतलब कभी भी दिल छोटा मत करना कि आपके साथ वाले, आपके दोस्त को काम मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, है ना। कि यार ये तो अभी आया, इसको काम मिल गया, ठीक है, उसको मिलना था, मिल गया, अब आपको भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा, ये मान के चलो। थिंक पॉजिटिव, नेगेटिविटी नहीं, है ना। आपस में प्यार बनाए रखो यार। अगर स्ट्रगलर भाई भाई हैं तो एक्टर भाई भाई रहेंगे। तो यार बस ये मन छोटा मत करना काम, इसमें आदमी बहुत ज़्यादा खो जाता है नए एक्टर्स में, है ना। कि यार मैं तो 1 साल हो गया, आप 6 महीने हो गए नहीं मिले, 2 साल हो गया काम नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उस पर आप वर्कआउट करो, ठीक है, मिलेगा। आप अगर ईमानदारी से कर रहे हो, मिलेगा। सर अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? मेरे यार 2 वेब शोज कंप्लीट हैं, 2 क्या 3 है, एक तीसरे का नाम इसलिए लगा उसमें कम है, स्मॉल पार्ट है। 2 वेब शोज अच्छे हैं, एक मून वॉक नाम से आएगा जियो पे, और एक का भी ओटीटी डिसाइड नहीं है, मतलब बताने के लिए मना किया, थेरेपी जो कंप्लीट है। उसके अलावा एक फिल्म भी मैंने किया है अनुराग सर की, वो भी, मतलब ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो आने वाले हैं। कुछ पाइपलाइन में जो करेंगे आपको दिख जाएगा, दैट इज इट। अरे बढ़िया। फाइनली कुछ लोग रिकमेंड करो जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो आपकी बात भी माने, जिनका मेरे को पॉडकास्ट करना चाहिए। यार अच्छे एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सब मेरी बात माने। जो मेरी बात मानेंगे, जो मानते हैं, जो मेरे जहन में है और हमेशा दिल में रहते हैं, हम साथ रहते हैं और साथ में ही जर्नी शुरू की है। किसी ने पहले किया, किसी ने बाद में किया, लेकिन साथ आगे बढ़े हैं। वो अपना मेरे चाचा, जिन्हें मैं चाचा ही बोलता हूँ, नरेश गोसाई जी, जिन्हें आप गुलाब जामुन अंकल के नाम से जानते हैं, मुंबई में हम साथ ही रहते हैं। और सिद्धार्थ भारद्वाज है, बंटी भाई, सबके 2 नाम है ना। तो वो तो खैर मुंबई में है, भी शिफ्ट हो गए वहाँ पे। हम लोग भी मुंबई रहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में आए हुए हैं, जहाँ मतलब आपको लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी जब भी आप करना चाहो। दिल्ली में है या मुंबई में है, वो उस टाइम पे डिपेंड करता है जब आप करना चाहोगे। तो उनका करो आप, जिन्होंने मेहनत करी है, आगे बढ़े। और भी बहुत लोग बढ़े हैं, लेकिन मुझे नाम नहीं याद कईयों के, और बहुत सारे नाम गिनवा नहीं सकता। एक सुमंत भाई हैं हमारे, सुमंत अग्रवाल जी, वो भी अपने एक टीचर हैं लगभग। और नाम यार जो मेरे, अब जो मेरा कहना माने, हाँ लोकेश मित्तल है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, भाई मेरा अच्छा दोस्त है मेरा, आप उसका कर सकते हैं। जतिन सरना कर सकते हैं, जतिन बहुत अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में रह के। आकाश दहिया है ना, ये सब नाम है। अभी किस टाइम पे कहाँ होते हैं ये नहीं कह सकता भाई। इनका पॉडकास्ट करो, इनसे टाइम लेके, टाइम मैं दिलवा दूंगा, बात मैं करवा दूंगा, इतना कर सकता हूँ, दैट इज इट। अरे थैंक यू सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपके सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत मज़ा आया, आपसे सीखने को मिला, बातें जानने को मिली, एक्टर का स्ट्रगल, एक्टर का मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, कैसे बाहर आना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। लवली टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। अभी बोल दीजिए कि मेरे अभिषेक पाली टॉक्स को सब लोग देखें। ये इनिशिएटिव लिया है थोड़ा सा, ताकि दिल्ली की इंडस्ट्री को जो लोगों ने एक बैन लगा देते हैं या मार्कअप कर देते हैं, यार बहुत अच्छा कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव रखें। तो दोस्तों ये मैं कैमरे में देख के बोलूँ तुम्हें? हाँ कैमरा देख के बोल दो, कहीं बोल दो, अभिषेक पाली टॉक्स। तो दोस्तों अभिषेक पाली टॉक्स सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बहुत अच्छा और बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट है। मैंने भी एपिसोड्स देखे, इसने मुझे भेजे कुछ थी कि ऐसा, पहले तो इसने पूछा है कहाँ पर, मैंने कहा मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो ये भी काम भी कर लेते हैं। एक दिन में पहले ही प्रॉब्लम बना, एक दिन पहले प्रॉब्लम बना। तो ये मैंने इतने एपिसोड्स भेजे, मैंने देखे, तब मैंने बोला हाँ मैं करूँगा भाई, बहुत अच्छा बना रहा है, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं एकदम नेचुरल वे में, और दिल्ली के लोगों को ये बहुत प्रमोट करता है। ज़रूरी नहीं एक्टर ही हैं,
वो चाहे प्रोडक्शन वाला हो चाहे कोई, दिल्ली के लोगों के लिए ये मतलब उनकी ज़िंदगी को आप सबके सामने परोस रहा है, सबके सामने पेश कर रहा है, सच्चाई है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो अभिषेक पाली टॉक्स। मेरा भाई है अभिषेक यार, तू ग्रेट है यार भाई। अभी तू देख डायरेक्शन में आएगा तो भाई इसको ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको काटना मत, एडिट मत करियो भाई। देख तेरे प्रोजेक्ट में मुझे काम करना है भाई, और दिल्ली में ही नहीं मुंबई में भी करना है, और नहीं दिया तो भाई मैं फिर दोबारा से आऊँगा अभिषेक पाली टॉक्स पे और इसकी बुराई करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करना। यस।